Assalamu alaikum, my dear students. Welcome back to JK Bose Foundation classes. This is your chemistry tutor Shakil Ahmed. Dear students, हमने एक चैप्टर कंप्लीट किया है आपकी केमिस्ट्री पोर्शन के अंदर, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। उसका हमने क्विक रिवीजन किया था एक लेक्चर के अंदर। तो आज मैंने आपके लिए एक और चैप्टर लाया है, एक इंपॉर्टेंट चैप्टर लाया है। चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो अगर इसमें सिलेबस की बात करेंगे, जेके बोस ने आपको कौन सा सिलेबस इसमें प्रोवाइड किया है, कौन कौन से टॉपिक्स हमने इसमें डिस्कस करने हैं, तो ये रहा आपका सिलेबस आपकी स्क्रीन के सामने। इसमें मैं आपको अभी बताऊंगा। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इस चैप्टर से आपके कितने मार्क्स आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसमें जो वेटेज दी गई है वो है 8 मार्क्स की, तो 8 मार्क्स इसमें जरूर आने हैं, वो आएंगे आपको। तो सिलेबस क्या है, कौन कौन सा टॉपिक इस स्पेशल सेशन के अंदर हमने डिस्कस करने हैं, ये सारे टॉपिक्स इस कंप्लीट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे, प्रिसाइज में आपको पढ़ाएंगे, सो दैट आपको ये सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दूंगा, कार्बन का इसका इंट्रोडक्शन दूंगा। फिर इसके बाद बॉन्डिंग इन कार्बन हमने इस चैप्टर के अंदर देखना है, कार्बन किस टाइप का बॉन्ड बनाता है। हम जानते हैं देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द बॉन्ड्स। केमिकल बॉन्ड दो तरह का होता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जिसको हम आयनिक बॉन्ड का नाम देते हैं, दूसरा बॉन्ड जिसको हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब कार्बन किस टाइप का बॉन्ड बनाता है उसके रीजंस भी आपको मैं बताऊंगा। अगर ये कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है तो क्यों बना रहा है। फिर इसके बाद एलोट्रॉप्स ऑफ द कार्बन क्या होते हैं, एलोट्रॉप्स या एलोट्रॉपी क्या होती है, वो सारा आज के इस सेशन में डिस्कस होने जा रहा है। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो लेक्चर के साथ। आज इस लेक्चर को पूरा देखना, तो इस चैप्टर के अंदर जितने भी आपके कंसेप्ट वो सारे क्लियर हो जाएंगे। फिर इसके बाद वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन का वर्सेटाइल नेचर क्या होता है और वो कौन से रीजन से जिस वजह से कार्बन क्या बनता है, वर्सटाइल बनता है। ऐसी होमोलॉगस सीरीज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें हम डिस्कस करेंगे। आइसोमेरिज्म वो भी मैं आपको इसमें बताऊंगा। फिर हाइड्रोकार्बन्स एंड इट्स टाइप्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें हमने पढ़ना है, हाइड्रोकार्बन्स और इसके कितने टाइप्स है। सिमिलरली एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इसमें आता है वो है नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। आगे जाके क्लास 11th में, क्लास 12th में, क्लास नीट में आपके जो क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। सिमिलरली उसके बाद आपको पढ़ाएंगे डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स और इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड जिसमें हमने इथेनॉल, इथेनॉइक एसिड के बारे में पढ़ना है। और एट द एंड हम आपको पढ़ाएंगे सोप्स और डिटर्जेंट्स के बारे में और उनके बीच की डिफरेंस आपको बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द कार्बन। एज वी हैव टू डील विद द कार्बन इन दिस चैप्टर, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कार्बन क्या है। हम जानते हैं देयर आर 118 एलिमेंट्स, देयर आर 118 एलिमेंट्स जो कि एग्जिस्ट करते हैं। उन 118 एलिमेंट में से most of the elements they are metals, 22 are non-metals, 22 are non-metals। और इन्हीं 22 non-metals में से एक important non-metal जो कि हमने डिस्कस करना है, उसी non-metal को हम बेटा क्या बोलते हैं, इसको हम कार्बन कहते हैं। अगर इसका सिंबल हम देखेंगे तो इसका सिंबल हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कार्बन क्या है आपने याद रखना है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट non-metal। कोई मेटल नहीं कहेगा, कोई और चीज नहीं कहेगा, आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज अ नॉन-मेटल, तो व्हाट इज अ कार्बन, तो कार्बन इज अ नॉन मेटल। अगर इसका वर्ड हम देखेंगे किस वर्ड से निकाला गया है, द नेम कार्बन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कार्बो। ये असल में लैटिन वर्ड, लातीनी वर्ड से इसको निकाला गया है, जहां पे इसका मतलब कार्बो का मतलब होता है कोल, क्योंकि कोल के अंदर जो मेन कंस्टिट्यूएंट वो यही कार्बन पाया जाता है, तभी इसका नाम कार्बन रखा गया है। ये हो गया इसका स्टेटमेंट, ये हो गई इसकी डेफिनेशन। है क्या यह कार्बन, तो हमने समझ लिया कार्बन एक नॉन मेटल है और इसका जो वर्ड वो लैटिन वर्ड कार्बो से निकाला गया है। कार्बो का मतलब होता है लैटिन में कोल, क्योंकि कोल के अंदर मेन कंस्टिट्यूएंट वो कार्बन ही होता है। इसके बाद इसकी ऑकरेंस, आपको ये कार्बन कहां पे मिलता है, किस फॉर्म में मिलता है। ज्यादा ये आपको कंबाइंड स्टेट की फॉर्म में मिलेगा, रेयर केसेस में आपको ये फ्री स्टेट में मिलता है। कंबाइंड स्टेट का मतलब यहां पे कार्बन अकेला नहीं होता है, इसके साथ कोई और एटम होता है, दैट इज कॉल्ड एज कंबाइंड स्टेट। और कभी कभार आपको ये कार्बन फ्री स्टेट में मिलता है, मतलब उसके साथ खाली कार्बन होता है और कोई एटम प्रेजेंट नहीं होता है। अगर हम अर्थ क्रस्ट की बात करेंगे, हम जमीन के अंदर चले जाएंगे, तो जमीन के अंदर जो कार्बन आपको मिलता है इसकी जो परसेंटेज वो 0.02 होती है इन द फॉर्म ऑफ द मिनरल्स। और मिनरल्स आपको कार्बोनेट्स की फॉर्म में मिलेंगे, मिनरल्स आपको बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म में मिलेंगे। ये आपको जो मिनरल्स
पेट्रोलियम की फॉर्म में मिलेंगे, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की फॉर्म में मिलेंगे, ये आपको कोल या किसी और फॉर्म में मिलेंगे। तो ये हो गई कार्बन की परसेंटेज, जो कि बहुत कम परसेंटेज है, 0.02 बहुत कम परसेंटेज है। किस फॉर्म में आपको ये मिलता है? जमीन के अंदर इन द फॉर्म ऑफ द मिनरल्स, जैसे कि कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, पेट्रोलियम या कोल। अब इसी की परसेंटेज हम देखेंगे, जमीन से बाहर आएंगे। अब इसकी परसेंटेज हम एटमॉस्फेयर में देखेंगे, और इसकी परसेंटेज एटमॉस्फेयर में 0.03 होती है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। चूंकि हम जानते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर कौन सा गैस प्रेजेंट होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और इसी कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है, और इसकी कितनी परसेंटेज होती है? इट इज 0.03। हम यहां पे देख रहे हैं जो कार्बन की परसेंटेज, चाहे जमीन के अंदर चाहे जमीन के बाहर, इसकी परसेंटेज बहुत कम है, बहुत कम है। बट स्टिल दिस कार्बन एलिमेंट इज ऑलमोस्ट प्रेजेंट इन एवरी ऑब्जेक्ट। उसी नेचर को हम बेटा वर्सटाइल नेचर कहते हैं। आगे जाके पढ़ाऊंगा क्या होता है वर्सटाइल नेचर। फिलहाल ऑकरेंस भी आपको समझ में आई। इसके बाद इसकी पोजीशन पीरियडिक टेबल के अंदर, मॉडर्न पीरियडिक टेबल के अंदर, तो मैं आपको इसमें इसकी पोजीशन वो भी आपने याद रखनी है। जो हमारा पीरियडिक टेबल है वो आपके सामने है। ये पीरियडिक टेबल क्या होता है? इट इज एक्चुअली द क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑन द बेस ऑफ द प्रॉपर्टीज। तो यहां पे उन एलिमेंट्स को, जो 118 एलिमेंट्स है, उनका एक टेबल बनाया गया है। इसको हम मॉडर्न पीरियडिक टेबल कहते हैं। तो इसी के अंदर ये आपको नॉन मेटल भी मिलेगा। अब उसी नॉन मेटल की पोजीशन हमने इस मॉडर्न पीरियडिक टेबल के अंदर देखनी कि कहां पे ये प्रेजेंट होता है। और सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जो हमारा मॉडर्न पीरियडिक टेबल होता है, इसमें 18 वर्टिकल कॉलम्स, दीज आर कॉल्ड एज वर्टिकल कॉलम्स। तो ये इसमें 18 होते हैं। दीज वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड एज ग्रुप्स। ऐसे ये पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, ये तीसरा ग्रुप, चौथा, ऐसे यहां पे ये 18th ग्रुप है। तो इसमें 18 वर्टिकल कॉलम्स है। देयर आर 18 वर्टिकल कॉलम्स इन मॉडर्न पीरियडिक टेबल व्हिच आर कॉल्ड एज ग्रुप्स। तो आप यहां पे देख सकते हो ये किस ग्रुप में आता है या किस ग्रुप से बिलोंग करता है। दिस इज ग्रुप नंबर 1, दिस इज ग्रुप नंबर 2, ये तीसरा ग्रुप, चौथा, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11, ये 12, 13, ये यहां पे गलत है, सॉरी, ये 1, 2, ये आएगा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये आएगा 13, ये आएगा 14, 15, 16, 17 एंड 18। ये वाला ग्रुप आप देख लीजिए। इसमें जो बाकी एलिमेंट्स है, एक तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। एक निमोनिक से, तो उस निमोनिक से आप इन एलिमेंट्स को याद रख सकते हो। कौन सी? गीता, स्नेहा एंड प्रभा। तो इन एलिमेंट्स को आप याद रख सकते हो, जो कि हमारा कौन सा ग्रुप है? ग्रुप नंबर 14 था मॉडर्न पीरियडिक टेबल। ये हो गई इसकी पोजीशन। तो सबसे पहले याद रखना है, इट बिलोंग्स टू ग्रुप 14 था ऑफ मॉडर्न पीरियडिक टेबल। क्या खाली मॉडर्न पीरियडिक टेबल के अंदर ग्रुप्स आते हैं? इसमें पीरियड्स नहीं होते हैं, इसमें पीरियड्स भी होते हैं। व्हाट आर पीरियड्स? दीज वर्टिकल कॉलम्स, सॉरी, दीज हॉरिजॉन्टल रोज, दीज आर कॉल्ड एज पीरियड्स। ये छोटा पीरियड है पहला, ये दूसरा हॉरिजॉन्टल रो है, इसमें 8 एलिमेंट्स आते हैं। ऐसे ये तीसरा जो हॉरिजॉन्टल रो है, छोटा ही पीरियड, ये भी, इसके अंदर भी 8 एलिमेंट्स आते हैं। दीज हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड एज पीरियड्स। अगर पीरियड की हम बात करेंगे तो इसमें पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, ये तीसरा पीरियड, ये चौथा पीरियड, ये 5th पीरियड, ये 6th पीरियड, और इसमें 7 पीरियड्स आते हैं, 7 हॉरिजॉन्टल रोज आते हैं। अब पीरियड की बात करेंगे तो किस पीरियड में आता है? इट बिलोंग्स टू पीरियड नंबर 2 ऑफ मॉडर्न पीरियडिक टेबल। यहां पे आप देख लीजिए, दिस इज द सेकंड पीरियड ऑफ। तो यहां पे पीरियड भी आपने इसका याद रखना है, ये दूसरे पीरियड के अंदर आता है। अब इसके बाद जो हमारा मॉडर्न पीरियडिक टेबल है, इसमें 4 ब्लॉक्स बनाए गए हैं, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। जो पहले दो ग्रुप्स, ये हमारा एस ब्लॉक बनाते हैं। फ्रॉम ग्रुप नंबर 3 टू ग्रुप नंबर 12 ये हमारा डी ब्लॉक कहलाता है। फ्रॉम ग्रुप नंबर 13 टू ग्रुप नंबर 18 ये हमारा पी ब्लॉक कहलाता है। एंड ये जो ग्रुप नीचे आपको नजर आ रहा है, दिस ब्लॉक इज कॉल्ड एज एफ ब्लॉक। तो ये हमारे पास 4 ब्लॉक से मॉडर्न पीरियडिक टेबल के अंदर। दिस इज एस ब्लॉक, दिस इज डी ब्लॉक। इसके अंदर जो एलिमेंट्स, पी ब्लॉक के अंदर मोस्टली इसमें नॉन मेटल्स आते हैं, और ये हमारा एफ ब्लॉक कहलाता है। इसके अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं, दे आर कॉल्ड एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। दीज आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और इनको हम
ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। जो पहले ग्रुप में एलिमेंट्स आते हैं दे आर कॉल्ड एज, इनको हम अल्कली मेटल्स कहते हैं। इसके अंदर जो आते हैं दे आर कॉल्ड एज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो आपने बस इसमें एक तो ग्रुप नंबर याद रखना है, इसके बाद आपने पीरियड नंबर याद रखना है, वो आपने याद रखना। तो इसके बाद इसमें ब्लॉक जो आता है इट बिलोंग्स टू ब्लॉक पी। यहां पे आप देख लीजिए ये कार्बन यहां पे, तो ये किस ब्लॉक से बिलोंग करता है? इट बिलोंग्स टू पी ब्लॉक ऑफ मॉडर्न पीरियडिक टेबल। ये हो गई इसकी पोजीशन इन मॉडर्न पीरियडिक टेबल। चलिए इसके बाद इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है दिस वन, वो है बॉन्डिंग इन कार्बन। तो कार्बन किस टाइप का बॉन्ड बनाता है, ये कार्बन एटम क्यों बॉन्ड बनाता है, कोई एटम दूसरे एटम के साथ क्यों बॉन्ड बनाता है, अगर बॉन्ड बनाता है तो किस टाइप का बॉन्ड बनाता है। सबसे पहले ये समझना है, आप जानते हो ये, आप फिर से देखिए ये हमारा मॉडर्न पीरियडिक टेबल है। इसमें ये जो ग्रुप है 18th ग्रुप, जिनको हम नोबल गैसेस कहते हैं, जीरो ग्रुप एलिमेंट्स कहते हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड एज इनर्ट एलिमेंट्स। ये स्टेबल होते हैं, दीज आर स्टेबल एलिमेंट्स। आउट ऑफ 118 एलिमेंट्स only these elements which are called as noble gases, zero group elements, inert elements, ये स्टेबल होते हैं। कौन सी चीज इनको स्टेबल बनाती है? इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इनको स्टेबल बनाती है। अब इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में ऐसा क्या होता है, जब हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखते हैं, एक्सेप्ट दिस वन हीलियम, बाकी नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन, रेडन, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, ऐसे निमोनिक से आप इस ग्रुप को भी याद कर सकते हो। इसमें जो बाकी एलिमेंट्स है, दीज एलिमेंट्स जब हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखते हैं तो इनके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसको हम बेटा ऑक्टेट रूल कहते हैं। जो एटम ऑक्टेट रूल ओबे करता है वो स्टेबल होते हैं। एक्सेप्ट दिस वन, इसके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये भी स्टेबल है। दिस रूल इज कॉल्ड एज डुप्लेट रूल। अब जो बाकी एटम्स होते हैं, वो जो बाकी एटम्स होते हैं, उन एटम्स के लास्ट शेल में अगर ये 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, किसी में 1 होता है, किसी में 2 होते हैं, तो वो अनस्टेबल माने जाते हैं। जो कोई अनस्टेबल होता है वो कभी नहीं चाहेगा कि मैं भी अनस्टेबल रहूं, वो चाहता है कि मैं भी स्टेबल बनूं। तो स्टेबिलिटी ये हासिल करने के चक्कर में वो क्या करता है, वो कभी इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, कभी इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, कभी इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है। ऐसे वो दूसरे एटम को ढूंढता है, उसके साथ बॉन्ड बनाता है। तो यही हमने यहां पे कार्बन के अंदर भी देखना है। आप सबसे पहले देखेंगे कि जो कार्बन का एटम है, इस कार्बन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमें पता चलेगा क्या ये कार्बन एटम स्टेबल है कि अनस्टेबल है। लेट अस सी कार्बन का एटॉमिक नंबर। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर जब हम चेक करते हैं इट इज 6। एटॉमिक नंबर का मतलब कार्बन एटम के अंदर 6 प्रोटॉन्स होते हैं। एटॉमिक नंबर का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम इज कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर। तो मैंने इसका एटॉमिक नंबर 6 बताया, इसका मतलब क्या है, कार्बन एटम के अंदर 6 प्रोटॉन्स है। और हम जानते हैं जो हमारा नॉर्मल एटम होता है उसके अंदर जितने प्रोटॉन्स उतने उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं। सो इन अ नॉर्मल एटम वी कैन से दैट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इस केस में आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का हो, एक ही बात है, उसी को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो इसका एटॉमिक नंबर 6 आपने बताया। एटॉमिक नंबर 6 होने का मतलब इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन्स किसकी शेल में प्रेजेंट होते हैं? ये तो एक ही शेल में प्रेजेंट नहीं होते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कार्बन का एटम बनाऊंगा, ये इसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स, इसमें प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन्स यहाँ पे मैं दिखा रहा हूं कितने, 6 हैं। अब इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स, जो न्यूक्लियस के बाद पहली शेल होती है दिस इज कॉल्ड एज के शेल। इसमें तो 6 इलेक्ट्रॉन्स नहीं आते हैं क्योंकि इसकी एनर्जी कम होती है, इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ऐसे में यहां पे दिखाऊंगा ये दूसरी शेल है, दिस शेल इज कॉल्ड एज के शेल, दिस शेल इज कॉल्ड एज एल शेल। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स किसकी शेल में अरेंज होते हैं, इसके एटम के अंदर यहां पे 2 होंगे बेटा। जो लास्ट शेल यहां पे जिसको हम एल शेल कहते हैं, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस शेल्स व्हिच आर प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस, दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। उसको बेटा हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कहते हैं। तो इसके अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के और एल लिखेंगे, इट इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन विल बी 2,6। लास्ट शेल में सॉरी इट इज 2,4। एल शेल में यहां पे हम देख सकते हैं कि यहां पे 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो 2,4 इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ कार्बन एटम। अब आपने बताना है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपके सामने है, इज इट स्टेबल एटम, is the atom of carbon stable or it is unstable? Yes, of course it is unstable. Why so? Because जो इसमें लास्ट शेल है, लास्ट शेल के अंदर बेटा 4 ही इलेक्ट्रॉन्स है। तो क्या चाहेगा, ये चाहेगा कि मैं अनस्टेबल ही रहूं, कतन नहीं चाहेगा, ये चाहेगा कि मैं भी स्टेबल बनूं। अब ये स्टेबिलिटी जो ये हासिल करेगा, इसके पास 2-3 ऑप्शंस है
क्या क्या ऑप्शन है वो मैं आपको बताऊंगा। या तो कार्बन एटम को 4 इलेक्ट्रॉन्स लॉस करने हैं, बात को समझिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। या तो कार्बन एटम को, जो एक कार्बन एटम है, नॉर्मल कार्बन एटम इज अनस्टेबल, स्टेबिलिटी हासिल करनी है तो क्या करना है, इसके पास दो ऑप्शन है। पहले मैं दो ऑप्शन बताऊंगा। एक ऑप्शन, या तो इसने 4 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करना है, किया इसने 4 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस, तो ये बनाएगा C4+, ये कैटायन बनाएगा। ये तो एक ऑप्शन है, क्योंकि अगर इसने 4 इलेक्ट्रॉन्स लॉस किए, लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहे, जब 2 इलेक्ट्रॉन्स लास्ट शेल में रहे तो ये एटम स्टेबल बनेगा। किसके जैसा स्टेबल बनेगा, ये हीलियम के जैसा स्टेबल बनेगा। मैंने अभी बताया यहां पे इसके लास्ट शेल में 2 होते हैं, तो इसके जैसा स्टेबल बनेगा, ये स्टेबल एटम हो जाएगा। ये तो एक ऑप्शन इसके पास। दूसरी ऑप्शन क्या है सर, दूसरी ऑप्शन है ना इसके पास, या तो इसने 4 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना है, या तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना है। Either it has to lose 4 electrons or it has to gain 4 electrons in order to achieve the nearest noble gas configuration. एक ऑप्शन मैंने बताई, 4 को लॉस करनी है तो कैटायन बनाना है, ये 4 को गेन करने हैं तो C4 एनायन बनाना है। मगर यहां पे मसला बेटा ये है, न ये 4 को लूज करता है, न ये 4 को गेन करता है। इट मीन्स दैट ये ना कैटायन बनाता है ना एनायन बनाता है। अब रीजन क्या है, ऑप्शन थी इसके पास, रीजन क्या है, रीजन ये है कि इसका साइज वो छोटा होता है। अब छोटे साइज की वजह से क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए ये इसका साइज ये छोटा होता है, मैं बीच में न्यूक्लियस बनाऊंगा, न्यूक्लियस के बीच में न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स इसमें 6 हैं, ठीक है। प्रोटॉन्स का जो चार्ज वो पॉजिटिव होता है, जितने शेल्स कम तो ये शेल्स नजदीक होंगे न्यूक्लियस के। अब इन शेल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स वो न्यूक्लियस के नजदीक होंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, बात को समझिएगा, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स यहां पे जो लॉस हो रहे हैं, या तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस होना है या 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन होना है। यानी ये वाली शेल जो आउटर शेल है, यहां पे ये वाली शेल हिस्सा लेती है बॉन्ड बनाने में। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेते हैं। उससे पहले वाली शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कभी बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं लेते हैं। इट इज KL, चूंकि इसमें 2 ही शेल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, 2, 4। ये वाले इलेक्ट्रॉन्स which are called as valence electrons, the electrons which are present in outermost shell, such type of electrons are called as valence electrons, and the last shell, outermost shell of an atom is called as valence shell. The electrons जो present होते हैं outermost shell में, यही वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं that take part in bond formation. किसी एटम को जो बॉन्ड बनाना है दूसरे एटम के साथ, तो उस एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही हिस्सा लेते हैं बॉन्ड बनाने में। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। तो यहां पे इसके लास्ट शेल में 1, 2, 3, 4 मैंने बताया, या तो इसने 4 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करने हैं। ये 4 इलेक्ट्रॉन्स यहां से इस वैलेंस शेल से बाहर नहीं निकलते हैं, क्योंकि साइज छोटा है। किसका? एटम का साइज छोटा है। ये जो शेल्स ये किन के नजदीक है, ये इस न्यूक्लियस के नजदीक है। न्यूक्लियस का चार्ज क्या होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द प्रोटॉन्स। इन इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या होता है? माइनस चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। हम जानते हैं लाइक चार्ज रिपेल, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट। तो यहां पे न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? इनको अट्रैक्ट करेगा। तो छोटे साइज की वजह से ये जो आउटर शेल होती है, जो वैलेंस शेल होती है, वो नजदीक होती है टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, और उस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स वो भी नजदीक आते हैं, न्यूक्लियस के नजदीक आते हैं। तो न्यूक्लियस उनको कस के पकड़ के रखता है, बंद रखता है, ऐसे उन इलेक्ट्रॉन्स को ये जाने नहीं देता है। चलिए हमने ये मान लिया कि इसके पास अब ये ऑप्शन, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस नहीं कर सकते। तो गेन तो कर सकता था ना, कर सकता था, लेकिन यहां पे मसला ये है कि इसके न्यूक्लियस में 6 ही प्रोटॉन से, जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है, इतना छोटा एटम कहां 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स अपने आप में समा सकता है? इसके पास उतनी एनर्जी होनी चाहिए, एनर्जी इसके पास उतनी नहीं है। रीजन यही है कि इसका जो साइज वो बहुत छोटा होता है। तो याद रखना है, न ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, न ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है। रीजन एक ही है बेटा, रीजन एक ही है। रीजन क्या है? रीजन है इसकी स्मॉल साइज का। स्मॉल साइज की वजह से शेल्स नजदीक, तो न्यूक्लियस आउटर इलेक्ट्रॉन्स को जाने नहीं देता है। साइज छोटे होने की वजह से इसके पास उतनी एनर्जी अवेलेबल नहीं होती है, सो दैट ये 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को अपने आप में अकोमोडेट कर सके। क्लियर हुआ होगा? अब सर आपने बताया कि न ये लूज करता है न ये गेन करता है, अब ये क्या करेगा? तो फिर भी अनस्टेबल रहता है। हम इसकी स्टेबिलिटी आपको बताएंगे कैसे ये स्टेबल होता है। देखिए बेटा, हमारे पास 2 तरह के बॉन्ड होते हैं। एक को हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं, दूसरे को हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब आपको समझ में आया होगा बॉन्ड क्यों 2 एटम्स के बीच में बनता है। मकसद बस यही होता है कि एटम्स को स्टेबिलिटी हासिल करनी होती है। अब ये स्टेबिलिटी कैसे हासिल होती है? कोई एटम देता है इलेक्ट्रॉन्स, कोई लेता है। उस वक्त जो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होता है, दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड एज
आयनिक बॉन्ड, उसको हम बेटा आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड इज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। Is that clear? Very good. The transfer of electrons between two atoms. जब एक देता है तो कैटायन बनाता है, जो दूसरा लेता है वो एनायन बनाता है। अभी आपने देखा कि कार्बन ना कैटायन बनाता है ना एनायन बनाता है, इसका मतलब ये कार्बन ये वाला बॉन्ड नहीं बनाते, तो फिर कौन सा बॉन्ड बनाता है? स्टेबल बनना है ना। तो कार्बन अपनी 4 इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयर करता है। शेयरिंग क्या होती है? यहां पे 2 एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को देते हैं, लेकिन देने से वो इलेक्ट्रॉन्स वो उन एटम्स के नहीं बनते, बल्कि वो खाली उनका इस्तेमाल करके स्टेबल बन जाते हैं। दैट इज कॉल्ड एज शेयरिंग। तो कार्बन के पास अब वही ऑप्शन है, आप कार्बन के ऊपर जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है जिनको बॉन्ड बनाना है ताकि कार्बन एटम स्टेबल बने, वो 4 इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयर होते हैं। जब एक एटम दूसरे एटम के साथ अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, उस वक्त जो बॉन्ड बनता है बेटा, द बॉन्ड इज कॉल्ड इज, मैं बड़े यहां पे अल्फाबेट से लिखूंगा, कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि यहां पे ज्यादा जो बात होगी इस चैप्टर के अंदर वो इसी बॉन्ड की होगी, कोवलेंट बॉन्ड की बात होगी। तो यहां पे इसके बाद आपने बताना है व्हाट इज अ कोवलेंट बॉन्ड। द केमिकल बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड, इज अ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड, it's a type of chemical bond which is formed between two atoms, और ये 2 atoms ये सेम भी हो सकते हैं, ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। बात को समझिएगा, यहां पे केमिकल बॉन्ड बन रहा है किनके बीच में? which is formed between 2 atoms। जो मैं 2 एटम्स की बात कर रहा हूं, ये 2 एटम्स जिनके बीच में केमिकल बॉन्ड बन रहा है, ये 2 एटम्स सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। बाय कैसे? बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन देम, बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन देम। तो ये डेफिनेशन आप कोवलेंट बॉन्ड की याद रख सकते हो। ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर कोवलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर कॉल्ड इज कोवलेंट कंपाउंड्स। बेटा उन कंपाउंड्स को हम कोवलेंट कंपाउंड्स का नाम देते हैं। आई बात समझ में? तो यहां पे हमने बात करनी है कार्बन की। कार्बन कौन सा बॉन्ड बनाता है? हमने देखा कार्बन अब कौन सा बॉन्ड बनाएगा? इट विल फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। कैसे? ये अपने इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयर करेगा, उस वक्त जो बॉन्ड बनता है उसी बॉन्ड को हम बेटा कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब कोवलेंट बॉन्ड्स हमारे पास 3 तरह के होते हैं। पहला बॉन्ड, इसको हम सिंगल कोवलेंट बॉन्ड या सिंपली हम इसको सिंगल बॉन्ड कहते हैं। जल्दी जल्दी मैं बता रहा हूं, सिंगल बॉन्ड क्या होता है? जब 2 एटम्स के बीच में एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होता है। जब 2 एटम्स के बीच में एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होता है, ये 2 एटम्स मैंने अभी बताया, ये सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल आपको बताते हैं। H और Cl के बीच में हम यहां पे देखेंगे, मैं यहां पे कंपाउंड लिखता हूं HCl। इज इट कोवलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड? यहां पे हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं, ये केमिकल बॉन्ड थोड़ी रॉड होती है 2 एटम्स के बीच में। नो, इट्स अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट इज एक्चुअली द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। केमिकल बॉन्ड इज एक्चुअली अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 सेम और डिफरेंट एटम्स। मगर वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे डेवलप होता है 2 एटम्स के बीच में? इधर बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैं यहां पे देखूंगा हाइड्रोजन, इनको इन 2 एटम्स को थोड़ा अलग अलग लिखेंगे। हाइड्रोजन ये क्लोरीन है। हाइड्रोजन का अगर हम एटॉमिक नंबर देखेंगे, इसका एटॉमिक नंबर 1, तो इसका मतलब इसके लास्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो यहां पे दिखाएंगे। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, इसका मतलब इसके एटम के अंदर 17 इलेक्ट्रॉन है, और वो 17 इलेक्ट्रॉन कौन कौन से शेल में प्रेजेंट है? हम यहां पे लिखते हैं 2, 8, 7 यानी KLM। M शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन। मैंने बताया यही वो इलेक्ट्रॉन है जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो वैलेंस शेल में प्रेजेंट होते हैं, यही वो इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड फॉर्मेशन में बेटा हिस्सा लेते हैं। तो यही इलेक्ट्रॉन में यहां पे दिखाऊंगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7। इज दैट क्लियर? यहां तक बेटा आपको बात समझ में आई? हाँ, समझ में आई होगी। अब अगर हम यहां पे कहें कि ये हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देता है, ये ट्रांसफर करता है, ये लूज करता है, ये खुद तो एग्जिस्ट नहीं करेगा फिर, क्योंकि जब एक एटम से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो वो वहां एटम ही नहीं रहेगा। इसका मतलब ये इस एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर नहीं करता है, ये लूज नहीं करेगा। सिमिलरली ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको नहीं देगा। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन, इससे ये स्टेबल बनेगा, खुद क्या हो जाएगा इसका मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर नहीं करते हैं। अब ये एक दूसरे के साथ समझौता करते हैं। चलिए क्यों ना हम एक दूसरे के साथ एक मिलके काम करें, सो दैट दोनों को फायदा मिले। कैसे फायदा हो रहा है? ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करेगा। इसके जो 7 इलेक्ट्रॉन है, ये 7 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के इस एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर हो रहे हैं।
बात समझ में आ रही है? तो इन दो एटम्स के बीच में, यहां पे जो दो एटम्स जिनके बीच में बॉन्ड बन रहा है, क्या ये सेम है कि डिफरेंट है? दे आर डिफरेंट। जब डिफरेंट एटम्स होते हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम, दे आर कॉल्ड एज हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। मैं आपको होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की भी एग्जांपल बताऊंगा। H2 मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल कैसे एग्जिस्ट करता है? यहां पे दो हाइड्रोजन एटम्स के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? H। मैं यहां पे दिखाऊंगा H, इसका ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये ना अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे सकता है, ये ना अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे सकता है। तो ये क्या करेंगे? ये अपने इन इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे, एक दूसरे के साथ समझौता करेंगे। ऐसे ये समझौता करेंगे, इसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया। सिमिलरली इस हाइड्रोजन का एटम, ये जो हाइड्रोजन एटम है, इसका भी यहां पे ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करेगा। दो एटम्स के बीच में एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है। दिस बॉन्ड इज कॉल्ड ए सिग्मा बॉन्ड। इसको हम सिग्मा बॉन्ड या सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। बेटा बात समझ में आई? मगर यहां पे जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, इस मॉलिक्यूल के अंदर जो एक कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, दो एटम्स डिफरेंट है कि एक जैसे हैं, तो ये एक जैसे एटम्स है। ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। मैं आपको इसमें एग्जांपल बताऊंगा। इसमें आएगी H2 मॉलिक्यूल की एग्जांपल, इसमें आएगी फास्फोरस की एग्जांपल, इसमें आएगी सल्फर की एग्जांपल। अगर हम सल्फर मॉलिक्यूल देखेंगे, उसमें 8 एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, 8 एक जैसे। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम होमो का मतलब होता है सेम एटम्स, यानी जब मॉलिक्यूल के अंदर सेम काइंड ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं, दे आर कॉल्ड एज होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो यहां पे आपने देखा, आई एम टॉकिंग अबाउट द कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जो दो एटम्स के बीच में कैसे बनता है? जब उनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन शेयर जब वो करते हैं, उस वक्त जो बॉन्ड बनता है, द बॉन्ड इज कॉल्ड एज कोवेलेंट बॉन्ड। फिर मैं बता रहा हूं कि इसके 3 टाइप से। एक टाइप मैंने आपको बताया, इट इज सिंगल बॉन्ड। व्हाट इज द सिंगल बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड का मतलब होता है जब दो एटम्स के बीच में एक इलेक्ट्रॉन पेयर, जैसे यहां पे इस हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल में आप देखिए, एक इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। आप इस होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल में देखिए, यहां पे दो एटम्स के बीच में, जो दो एटम्स वो सेम है, इनके बीच में एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है। शाबाश। इसके बाद कार्बन, चूंकि हमने असल में कार्बन की बात करनी है, तो कार्बन भी देखेंगे क्या कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता है ना। मैं यहां पे आपको दिखाऊंगा। देखिए ये मेरे पास कार्बन है, कार्बन की 4 वैलेंसीज है। मैं यहां पे लिखूंगा 1 2 3 4, 1 2 3 4। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे आप देखिए ये हाइड्रोजन है, यहां पे ऐसे मैं दिखाऊंगा, ये 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ अपने इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा और एक कंपाउंड बनाएगा। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज मीथेन। इस कंपाउंड को हम बेटा मीथेन कहते हैं। आप यहां पे देखिए, ये यहां पे इसके साथ शेयर करेगा, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के इस इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर रहा है, तो हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो रहा है। इसका यहां पे डुप्लेट कंप्लीट होगा, इसका यहां पे डुप्लेट कंप्लीट होगा, इसका यहां पे डुप्लेट कंप्लीट होगा। ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज नहीं कर रहा है, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन नहीं कर रहा है, बल्कि ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे एटम्स के साथ, ये दूसरे एटम्स हाइड्रोजन भी हो सकते हैं, कोई डिफरेंट एटम भी हो सकता है, उनके साथ अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। जैसे कि यहां पे अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। आप जरा यहां पे देखिए, कार्बन ऊपर एक बॉन्ड, यहां से एक बॉन्ड, यहां से एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, यहां से एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ। तो यहां पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होते हैं? ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर जब शेयर होगा दो एटम्स के बीच में, उस बॉन्ड को हम बेटा क्या बोलते हैं? उसी बॉन्ड को हम सिंगल बॉन्ड कहते हैं। एक और बात मैं आपको यहां पे बताऊंगा, एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पे पहले बताना चाहूंगा। जो ये कार्बन के ऊपर जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ये स्पेस में कैसे प्रेजेंट होते हैं? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम जानते हैं कार्बन की वैलेंसी वो क्या है? वो 4 है। लेकिन ये जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जिनको बॉन्ड बनाना है विद द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द अदर एटम, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के ऊपर कैसे प्रेजेंट होते हैं? इट वाज एक्चुअली एक साइंटिस्ट का नाम था वेंट हॉप और दूसरे साइंटिस्ट का नाम था लिबेल। वेंट हॉप एंड लिबेल 2 साइंटिस्ट थे। इन्होंने हमें बताया कि जो कार्बन एटम के ऊपर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल रहते हैं बॉन्ड बनाने के लिए, ये ऐसे अवेलेबल रहते हैं कार्बन के ऊपर सो दैट दे आर सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द स्पेस, यानी ये एक ही प्लेन पे नहीं आते हैं। मैं आपको यहां पे दिखाऊंगा इसका मतलब क्या है। ये मान लीजिए ये कार्बन है, जैसे कि मैंने आपको अभी मीथेन मॉलिक्यूल, मैंने आपको ये मॉलिक्यूल दिखाया, यहां पे कार्बन 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ ऐसे बॉन्ड बनाता है। क्या ये जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो ऐसे होते हैं? असल में इनका ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता है। ये बोल रहा है, ये मान लीजिए यहां पे कार्बन, ये मान लीजिए यहां पे हाइड्रोजन के साथ इसने एक बॉन्ड बनाया, यहां से इसने दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ एक और बॉन्ड बनाया, ये यहां पे तीसरे हाइड्रोजन एटम के साथ एक और बॉन्ड बनाया,
यहाँ पे ये चौथे हाइड्रोजन के साथ ऐसे बॉन्ड बना रहा है। मतलब ये जो 4 वैलेंसीज है वो ऐसे अरेंज होते हैं in the space. They are symmetrically distributed in the space. The 4 valencies which are present on the carbon atom for the bond formation, covalent bond formation with the electrons of the other atoms, these 4 valencies are present at 4 corners of a regular tetrahedron. अगर आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देखोगे, हम इसको यहाँ पे ज्वाइन करेंगे इसके साथ, यहाँ पे इसको इसके साथ ज्वाइन करेंगे, यहाँ पे इसको इसके साथ ज्वाइन करेंगे, यहाँ पे इसको इसके साथ ज्वाइन करेंगे और यहाँ पे इसको इसके साथ ज्वाइन करेंगे। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। यानी टेट्राहेड्रली जो 4 वैलेंसीज कार्बन के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं बॉन्ड बनाने के लिए, और इन 4 वैलेंसीज को अगर हम किसी प्लेन पे रखेंगे, 4 वैलेंसीज को अगर हम, जो इस कार्बन के ऊपर 4 वैलेंसीज होते हैं, इन चारों वैलेंसीज को अगर हम प्लेन पे रखते हैं, क्या चारों के चारों वैलेंसीज प्लेन पे आते हैं? नहीं, 4 में से 3 ही वैलेंसीज प्लेन पे आते हैं और एक वैलेंसी वो कहां आती है? वो आउट ऑफ द प्लेन आती है। तो इससे ये साबित हो रहा है जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं वो एक ही प्लेन पे नहीं होते हैं, बट दे आर सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द स्पेस। ये स्पेस में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं एंड दे आर सपोज्ड टू बी प्रेजेंट एट 4 कार्नर्स ऑफ अ रेगुलर टेट्राहाइड्रॉन, जैसे मैंने यहां पे दिखाया। और इनके बीच में, हर एक वैलेंसी के बीच में जो बॉन्ड एंगल यहां पे 109 डिग्री 28 मिनट्स का होता है। आप इस एंगल को देखिए, आप इस एंगल को देखिए, आप इन 2 वैलेंस के बीच का एंगल देखिए, आप इन 2 वैलेंसीज का एंगल देखिए। मतलब ये ऐसे स्पेस के अंदर अरेंज होते हैं, सिमेट्रिकली ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। इन्हें कोई ज्यादा एंगल नहीं बनाता है, कोई कम नहीं बनाता है, और ऐसा भी कि ये सारे वैलेंसीज एक ही प्लेन पे नहीं आते बल्कि इस स्पेस में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। इससे हमें जो कार्बन एटम का कौन सा स्ट्रक्चर पता चलता है? 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर पता चलता है। इज दैट क्लियर? और ये भी याद रखना है, जिन कंपाउंड्स के अंदर कार्बन इस अरेंजमेंट को बरकरार रखता है, जैसे कि अल्केन्स के केस में कार्बन इस अरेंजमेंट को बराबर रखता है, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट वहां पे बराबर होता है, ऐसे कंपाउंड्स दे आर क्वाइट स्टेबल। जब ये स्टेबल होंगे तो ये लेस रिएक्टिव होते हैं। और जिन कंपाउंड्स के अंदर ऐसा अरेंजमेंट डिस्टर्ब होता है ड्यू टू द स्ट्रेन, जैसे इनके साथ द अल्कीन्स एंड अल्काइंस, वहां पे ऐसा अरेंजमेंट नहीं होता इन 4 वैलेंसीज का, वहां पे ये अरेंजमेंट डिस्टर्ब होता है, और वैसे कंपाउंड्स दे आर क्वाइट अनस्टेबल। जब क्वाइट अनस्टेबल होंगे, जब वो अनस्टेबल होंगे, इसका मतलब वो वैसे कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव होंगे। यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो सिंगल बॉन्ड की हम बात कर रहे थे, टॉपिक से डिविएट नहीं होना है। हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड, और कोवेलेंट बॉन्ड के अभी तक मैंने एक ही टाइप आपको पढ़ाया, और वो जो सिंगल बॉन्ड होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में भी बन सकता है, हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में भी बन सकता है। नाउ इसके बाद डबल बॉन्ड। What is this double bond? Double covalent bond, या सिंपली मैं लिखूंगा डबल बॉन्ड। क्या होता है डबल बॉन्ड बेटा? It is actually a covalent bond which is formed between two atoms, and ये 2 atoms होमो भी हो सकते हैं, हेटेरो भी हो सकते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स आगे जाके इसी चैप्टर के अंदर, इसी लेक्चर के अंदर आपको क्लियर हो जाएगा। तो डबल बॉन्ड 2 एटम्स के बीच में कैसे बनता है? बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। में एग्जांपल आपको बताऊंगा O2 मॉलिक्यूल में, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल में पहले आपको एक एग्जांपल बताऊंगा। कैसे? यहां पे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 का मतलब इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स, और वो 8 इलेक्ट्रॉन्स कौन कौन से शेल में? 2,6 के शेल में, 2 L शेल में 6। सिमिलरली इसकी भी सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, क्योंकि एक जैसे एटम है, 2,6, इसके लास्ट शेल में 6, इसके लास्ट शेल में 6। कोई भी एटम यहां पे स्टेबल नहीं है, तो इसको 2 चाहिए, इसको भी 2 चाहिए। मैं 6 में से 2 यहां पे दिखाऊंगा ऐसे। अब टोटल इसके ऊपर 6, तो ये जो यहां पे हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसमें याद रखना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को आपने यहां पे रिप्रेजेंट करना है, बाकी इलेक्ट्रॉन्स को हमने यहां पे रिप्रेजेंट नहीं करना है, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो बॉन्ड बनाते हैं। तो टोटल इसमें 6 है, 6 में से 2 मैंने इस साइड से दिखाए, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ शेयर करने। ये यहां पे लिखूंगा 5, 6, 7, 8, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 में से जो 6 इलेक्ट्रॉन्स वो मैंने ऐसे दिखाए, 2 यहां से, क्योंकि इन 2 को इसके साथ शेयर होना है। सिमिलरली इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स मैं यहां से दिखाऊंगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां से दिखाऊंगा, एक ऊपर दिखाऊंगा, एक ऐसे दिखाऊंगा। इज दैट क्लियर? फिर इसके बाद ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे, कैसे वो मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। ये जो ऑक्सीजन एटम के लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ये अपने इन 6 इलेक्ट्रॉन्स को इन 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ ऐसे शेयर करेगा।
ये स्टेबल हो गया क्योंकि इसके लास्ट शेल में अब 8 आ गए, इसकी नई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब बनेगी 2,8, ये स्टेबल बनेगा किसके जैसा, हीलियम के बाद नियान आता है। सिमिलरली ये भी आपने इन दो इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन के इन दो इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयर करेगा। तो यहां पे इन दो एटम्स के बीच में आप देखिए कितने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहे हैं। जितने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहे हैं तो उसी को हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब यहां तो दो शेयर हो रहे हैं, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज बेटा, इसी को हम डबल बॉन्ड कहते हैं। और आगे जाके क्लास 11th में आपको पता चलेगा ये जो डबल बॉन्ड होता है, एक इसमें पाई होता है, एक इसमें सिग्मा होता है। अब ये क्या करें, असल में इन जो एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑर्बिटल्स के अंदर होते हैं। ऑर्बिटल्स की डिफरेंट शेप होती है, वही ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं। इसका एक ऑर्बिटल, इसका एक ऑर्बिटल, अगर उन्होंने ओवरलैप किया एक्चुअली उस वक्त जो बॉन्ड बनता है उसको हम सिग्मा कहते हैं। और अगर इसमें एक ऑर्बिटल, इसमें एक ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, वो लेटरली ओवरलैप कर रहे हैं तो उस वक्त जो बॉन्ड बनता है द बॉन्ड इज कॉल्ड एज पाई बॉन्ड। डरने की बात नहीं, आप बस इतना याद रखिए, दो एटम्स के बीच में जब दो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होते हैं उस बॉन्ड को हम डबल बॉन्ड कहते हैं। ये सिग्मा पाई का कांसेप्ट छोड़िए, आपकी इस सिलेबस में नहीं पूछा जाएगा, आपके इस एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद मैं आपको एक और एग्जांपल बताऊंगा, वो तो कार्बन का बताना है क्योंकि हम यहाँ पे कार्बन वो पढ़ रहे हैं, कार्बन किस टाइप का बॉन्ड बना रहा है। मैं यहाँ पे एक कंपाउंड लूंगा, आई विल टेक अ कंपाउंड हियर, सिंपल कंपाउंड। कंपाउंड इज समवट लाइक दिस, यहाँ पे हम लिखेंगे सी, हाँ यहाँ पे लिखेंगे सी। इस कार्बन के ऊपर हम एक ऐसे में दिखाऊंगा, एक हाइड्रोजन ऐसे, यहां से एक हाइड्रोजन, यहां से एक हाइड्रोजन, मैं यहां से एक हाइड्रोजन दिखाऊंगा, यहां से मैं एक हाइड्रोजन बेटा दिखाऊंगा। ठीक है, हम जानते हैं कार्बन की वैलेंसी वो क्या है, वो है 4। मैं यहां पे 1 2 3 4, मैंने इसके 4 वैलेंसीज दिखाए। मैंने अभी बताया जो हमारी अल्कीन्स होते हैं, जो अल्काइंस होते हैं, उनमें वैसा टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट नहीं होता है। तो यहाँ पे टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट इन हाइड्रोजन एटम्स की वजह से वो डिस्टर्ब होता है। तो यहाँ पे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, ये तो हो गए कार्बन एटम्स के 4 इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। फिर हाइड्रोजन एटम्स के भी आपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दिखाने, इसका एक है, इसका भी एक है, इसका भी एक है, इसका भी एक है। इज दैट क्लियर? फिर इसके बाद शेयरिंग दिखाएंगे, क्या करेंगे ये आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इसके साथ शेयर हो रहा है, ये इसके साथ शेयर हो रहा है, ये इसके साथ शेयर होगा, ये इसके साथ शेयर होगा। तो यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन के साथ 4 कोवलेंट बॉन्ड्स बना रहा है। लेकिन ये जो कार्बन है ना, ये कार्बन 1 2 3 4 और 4 चाहिए, 2 तो ये हाइड्रोजन एटम्स के लेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ये हो गए 4, 2 हो गए 6, और 2 चाहिए तो वो इस कार्बन के इन 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयर करेगा। सिमिलरली ये कार्बन, इसके पास 4 1 2 3 4 लास्ट शेल में, और 4 चाहिए, 2 तो ये इन 2 हाइड्रोजन के ऐसे इन इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के लेगा और कार्बन के इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को। आप यहाँ पे इसमें देखिए कार्बन और कार्बन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है, इट इज अ डबल बॉन्ड। और यहाँ पे एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है, एक्सियल ओवरलैप, लेटरल ओवरलैप। छोड़िए, ये असल में ऐसे होता है, ये एक ऑर्बिटल अगर ये ऐसे एक्चुअली ओवरलैप कर रहा है, कार्बन का एक पी ऑर्बिटल ऑक्सीजन के इस एस ऑर्बिटल के साथ ऐसे एक्चुअली अलोंग द एक्स एक्सिस ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, उस वक्त जो बॉन्ड बनता है दैट इज कॉल्ड एज सिग्मा बॉन्ड। अगर 2 पाई ऑर्बिटल्स, पी ऑर्बिटल्स ऐसे ओवरलैप करेंगे, ऐसे दिस ओवरलैपिंग इज कॉल्ड एज, उस वक्त जो बॉन्ड बनता है दैट इज कॉल्ड एज पाई बॉन्ड। ये छोड़ो, ये कांसेप्ट छोड़ो आप। इसके बाद हो गए 2 टाइप्स, इसके बाद नंबर 3 तीसरा टाइप इसमें क्या आता है, उसको हम बेटा ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। नंबर 3 दैट इज कॉल्ड एज ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। शाबाश। व्हाट इज दिस ट्रिपल बॉन्ड? जैसे सिंगल बॉन्ड को आपने डिफाइन किया, जैसे आपने डबल बॉन्ड को डिफाइन किया, सिमिलरली इन द सेम वे यू कैन डिफाइन व्हाट इज अ ट्रिपल बॉन्ड। अ ट्रिपल बॉन्ड इज अ कोवलेंट बॉन्ड, इज अ टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड which is formed between 2 same or different atoms. How? By mutual sharing of 3 pair of electrons. जब 2 एटम्स के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होंगे, उस वक्त जो बॉन्ड बनता है बेटा, द बॉन्ड इज कॉल्ड एज ट्रिपल बॉन्ड। मैं एक एग्जांपल आपको बताऊंगा, सिंपल से एग्जांपल यहां पे भी मैं एक कोट करना चाहता हूं, वो है N2 मॉलिक्यूल में, N2 मॉलिक्यूल में You just concentrate here, इस मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन के 2 एटम्स, ये एक एटम, ये दूसरा एटम। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 7। ये याद करना है ना, ये याद करने हैं। ये जो एलिमेंट्स आपको मैंने पहले बताए, ऑलमोस्ट आपको पहले 20 एलिमेंट्स, आप यहां तक इनको याद कीजिएगा, विद देयर नेम, विद देयर सिंबल, विद देयर एटॉमिक नंबर। इसमें भी एक न्यूमोनिक से सीक्वेंस में याद करने का। हाई हेलो लिसन बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, न मांगो अल्लाह से पेप्सी सोडा कोला और काजू कटली। हाई हेलो लिसन बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, न मांगो
अल्लाह से पेप्सी, सोडा, कोला और काजू कतली। तो ये दिस इज कॉल्ड एज निमोनिक्स। तो इन ट्रिक्स से आपको इन एलिमेंट्स के बारे में याद रहता है। तो अबाउट फर्स्ट 20 एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्न पीरियड टेबल, यू हैव टू मेमोराइज देम ऑन टिप ऑफ द टंग इन एनी वे। इसके बाद ट्रिपल बॉन्ड भी मैंने आपको बताया। हाँ, इसके बाद हाँ, इसमें मैंने आपको बताना है कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में कैसे ट्रिपल बॉन्ड बनता है। इसका एटॉमिक नंबर 7, इसका भी 7, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2,5, इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2,5। इज इट स्टेबल और अनस्टेबल? इट इज अनस्टेबल। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को आप देखिए 5, और कितने चाहिए? 4, 3 चाहिए, 3 चाहिए, 3 चाहिए, 3 चाहिए। मैं ऐसे दिखाऊंगा 1 2 3, टोटल 5 है, तो मैं 2 यहां से दिखाऊंगा। इसमें भी 1 2 3, 2 में यहां से दिखाऊंगा। ये तो इसके 5 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके भी 5 इलेक्ट्रॉन्स है, ना ये स्टेबल ना ये स्टेबल। तो ये क्या करेंगे, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयर करेंगे। सिमिलरली आपने इन 5 इलेक्ट्रॉन्स को नाइट्रोजन की इन 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयर करेगा। इन 2 एटम्स के बीच में आप जरा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चेक कीजिए कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं। जब 2 एटम्स के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होंगे, उस वक्त जो बॉन्ड बनता है, द बॉन्ड इज कॉल्ड एज ट्रिपल बॉन्ड। और इस केस में 1 सिग्मा 2 पाई होते हैं, 1 सिग्मा 2 पाई होते हैं। अब इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी आपने याद रखनी है। कोवेलेंट बॉन्ड के केस में आपने टर्मिनोलॉजी याद रखनी है। एक होते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, जो मैंने आपको बताया, जब मॉलिक्यूल के अंदर सेम टाइप ऑफ एटम्स होते हैं, जैसे कि O2, N2, Br2, Cl2, ये सारे क्या कहलाते हैं? They all are called as homoatomic molecules. इसके बाद heteroatomic molecules. What are these heteroatomic molecules? CH4, मैं यहाँ पे लिखूंगा CO2, यहाँ पे हम लिखेंगे H2O। ऐसे बहुत सारे molecules है जो आप यहाँ पे, या HCl यहाँ पे, this is important example। तो ये सारे heteroatomic, यहाँ पे एक जैसे एटम्स नहीं होते हैं, इनके बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो एक जैसा, ये ना एक जैसे एटम्स के बीच में नहीं होता, बल्कि यहाँ पे डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद इन 3 टर्म्स को पहले समझिएगा। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? व्हाट आर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? एक एलिमेंट का एटम, असल में जो बॉन्ड बनाने में वो एटम ही हिस्सा लेता है। एक एलिमेंट का जो एटम जो बॉन्ड बना रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन्स वो बॉन्ड बनाने में उसके कितने इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हो रहे हैं। जैसे कि इसी नाइट्रोजन को आप देखिए, या मैं अगर यहाँ पे आपको बताऊं H2 में यहाँ पे H एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ से एक H, ये वाला हाइड्रोजन एटम 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये शेयर कर रहा है इस हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ। इज दैट क्लियर? एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयर कर रहा है, तो वो उसको दीज आर कॉल्ड एज शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। क्या सारे 5 इलेक्ट्रॉन्स को हम, दे आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, इसमें कोई शक नहीं है कि इनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नहीं कहेंगे, दे आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। मगर इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में अगर हम देखेंगे, क्या 5 के 5 बॉन्ड बना रहे हैं? 3 ही यहाँ पे बॉन्ड बना रहे हैं। जो बॉन्ड बना रहे हैं वो उस एटम की वो एटम की ये शेयरिंग होती है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम उन्हीं को बोलते हैं। सो दिस इज 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज 2nd पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज 3rd शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दीज आर कॉल्ड शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्ड बनाते हैं। इज दैट क्लियर? यहां पे ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन 2 एटम्स के बीच में ये जो 3 पेयर्स, ये शेयर्ड पेयर है, क्योंकि यही बॉन्ड बना रहे हैं। ये प्रेजेंट है आउटर मोस्ट शेल में, ये प्रेजेंट है आउटर मोस्ट शेल में, बट दे डजंट टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। द इलेक्ट्रॉन्स which are present in outermost shell but they do not take part in bond formation, the electrons are called as lone pair of electrons। शॉर्ट में हम इनको LP कहते हैं, LP lone pair of electrons, LP lone pair of electrons। तो होप आपको ये टर्म भी समझ में आई होगी। What are lone pair of electrons? These are the electrons which are present in outermost shell but they doesn't take part in bond formation. The electrons which take part in the bond formation, they are called as shared electrons, and the electrons present in outermost shell but do not take part in bond formation, the electrons are called as lone pair of electrons। इसके बाद कोवैलेंसी, एक एलिमेंट का एटम कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहा है दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स के साथ। These are shared electrons। हाँ, ये सारे जो इलेक्ट्रॉन्स ये शेयर हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो बॉन्ड बना रहे हैं। एक होते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, these are shared pair of electrons। दूसरी होती है कोवैलेंसी, ये एटम की होती है, यानी एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन्स देता है बॉन्ड बनाने के लिए। अगर हम इसमें देखेंगे नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन्स देता है, 1 2 3, तो इस मॉलिक्यूल के अंदर अगर हम नाइट्रोजन की कोवैलेंसी बताएंगे वो 3 है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है नाइट्रोजन एटम यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स देता है बॉन्ड बनाने के लिए।
इज दैट क्लियर? यहां पे अगर मैंने इसमें बताना है हाइड्रोजन, चूंकि दिस पेयर इज कॉल्ड ए शेयर्ड पेयर, मगर हाइड्रोजन की कोवैलेंसी आपने बतानी है। व्हाट इज द कोवैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन? इट इज सो सिंपल एज इट इज, बिकॉज ये जो हाइड्रोजन है कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहा है विद द एटम्स, विद द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द अदर एटम। ये एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, यानी एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयर कर रहा है ताकि वो उसके साथ बॉन्ड बनाए। दैट इज कॉल्ड एज कोवैलेंसी। समझ में आया? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल सिंपल है, हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल सिंपल है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये भी सिंपल है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये भी सिंपल है, और कोवैलेंसी ये भी सिंपल है। तो हमने देखा जो हमारा कार्बन है ये आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनाता है, बल्कि ये कौन सा बॉन्ड बनाता है? इट फॉर्म्स covalent bond by sharing of electrons. By sharing it is 4 electrons with the electrons of other atoms. और वो एटम्स सेम भी हो सकते हैं, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। इज दैट क्लियर? और जिन कंपाउंड्स के अंदर ये कोवैलेंट बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड 3 तरह का, सिंगल, डबल, ट्रिपल, वो भी मैंने आपको बताया। जिन कंपाउंड्स के अंदर कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जिन कंपाउंड्स के अंदर कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है, द कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज कोवैलेंट कंपाउंड्स। बेटा इन कंपाउंड्स को हम कोवैलेंट कंपाउंड्स कहते हैं। कोवैलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज वो सिंपल है, वो आपने क्लास 9th में, क्लास 8th में पढ़ा होगा। अब जो वीडियो ये हमारा लंबा हो जाएगा तो मैं यहाँ पे इसको प्रिसाइज कर रहा हूँ। इसके बाद हम दूसरे इस पे आएंगे, दूसरे टॉपिक पे आएंगे। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्हाट डू यू मीन बाय वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन? वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन का मतलब क्या होता है? मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बताया, जो कार्बन इसकी परसेंटेज अगरचे कम भी है, अर्थ क्रस्ट में 0.02%, एटमॉस्फेयर में इसकी इन द फॉर्म ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इसकी परसेंटेज 0.03, बहुत कम परसेंटेज है। Still this carbon is found almost in every object that we use in our daily life, right from top to toe। जो अब मैं अपनी ही बॉडी को देखूंगा, मेरे जो बाल है ना ये भी कार्बन का है, इसके अंदर भी कार्बन प्रेजेंट है। मेरी बॉडी के अंदर जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है जैसे कि डीएनए, आरएनए, वो भी किसके बने हुए हैं? मैंने जो कपड़े पहने हैं, मैंने जो सॉक्स लगाया है, मैं जो कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल करता हूँ, हम जो सोप का इस्तेमाल करते हैं, हम बाकी चीज़ों का इस्तेमाल अपनी लाइफ में करते हैं, उन सारी चीज़ों के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? उन सारी चीज़ों के अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है। दैट नेचर ऑफ कार्बन इज कॉल्ड एज वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। इसका मतलब कार्बन का प्रेजेंस ऑफ कार्बन ऑलमोस्ट इन एवरी ऑब्जेक्ट। This very much nature of carbon is called as versatile nature of carbon. होप आपको ये समझ में आया होगा। कार्बन का ऑलमोस्ट हर एक चीज में पाया जाना, जो खाना हम खाते हैं, जो चीजें हम पहनते हैं, जो चीजें हम यूज करते हैं, उन सब के अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है। डिस्पाइट इट इज लेस परसेंटेज either in Earth's crust or in the atmosphere. Still this compound is found in every object. The nature is called as versatile nature of carbon. इतने सारे एलिमेंट्स से, उन सारे एलिमेंट्स में से खाली कार्बन का ये जो वर्सटाइल नेचर क्यों है? बाकी 117 एलिमेंट्स का क्या है, वो क्यों नहीं है वर्सटाइल? रीजन तो होगा, तो मैं अब आपको रीजंस बताऊंगा। रीजंस ऑफ कार्बन फॉर बीइंग वर्सटाइल इन नेचर। अब कार्बन को कौन सी चीज वर्सटाइल बनाती है, इसके पीछे 4 राज है, 4 रीजन से। नंबर फर्स्ट, कैटिनेशन। ये कैटिनेशन की वजह से कार्बन वर्सटाइल बनता है। टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन क्या होती है मैं अभी बताऊंगा। टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट जो रीजन कार्बन के वर्सटाइल नेचर होने का, दैट इज आइसोमेरिज्म। तो याद रखिएगा कार्बन वर्सटाइल है इन 4 रीजंस की वजह से। एक एक करके डिस्कस करेंगे। व्हाट इज कैटिनेशन? तो सबसे पहले कैटिनेशन, द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन एटम्स थ्रू कोवैलेंट बॉन्ड्स टू फॉर्म long straight or branched chains and rings of different sizes is called catenation. कैटिनेशन का मतलब होता है सिंपली कार्बन का दूसरे कार्बन एटम्स के साथ कंबाइन होना। 2 कार्बन एटम कंबाइन होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, ऐसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन ऐसे होते हैं सो दैट वो स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स बनाते हैं, वो ब्रांचेड कंपाउंड्स बनाते हैं। मैं आपको ऐसे एक कंपाउंड बनाऊंगा। ये मेरे पास एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड में आप देखिए कितने कार्बन एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं। ये बराबर उस मानंद जैसे हम चेन में देखते हैं, जो रिंग्स होते हैं एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं।
ऐसे ये चेन होती है। तो यहां पे भी कार्बन एटम्स दूसरे कार्बन एटम्स को क्या दो, जैसे इस चेन में बहुत सारे वो रिंग्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर बहुत सारे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं। दिस सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड एज कैटिनेशन। इसी प्रॉपर्टी को हम बेटा कैटिनेशन, कभी किसी कंपाउंड के अंदर ऐसे ये कार्बन एटम्स अरेंज होते हैं, ऐसे यहाँ पे ब्रांचेस निकल के आते हैं, तो ये किस प्रॉपर्टी की वजह से, उसी प्रॉपर्टी को हम कैटिनेशन कहते हैं। सो व्हाट इज कैटिनेशन? द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ, ये शॉर्ट में याद रखना है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन। कार्बन का दूसरे कार्बन एटम्स के साथ कंबाइन होके उनके साथ बॉन्ड बनाना, आपको कंपाउंड्स देना, कितने कार्बन एटम्स के साथ, कोई लिमिट होता है। आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को देखिए ना, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में हंड्रेड्स ऑफ कार्बन एटम एक दूसरे के साथ कभी लॉन्ग चेन्स बनाते हैं, कभी स्ट्रेट, कभी ब्रांचेड कंपाउंड्स बनाते हैं। तो उसी प्रॉपर्टी को हम बेटा क्या बोलते हैं? उसी प्रॉपर्टी को हम कैटिनेशन कहते हैं। अब अगर कार्बन के अंदर ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी पाई जाती है तो इसके पीछे भी कोई राज होगा, है ना? द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन इज प्रोबेबली ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, क्योंकि इसका साइज यूनिक, स्मॉल साइज, तो स्मॉल साइज की वजह से ये इन कार्बन एटम्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। यहां पे कोवेलेंट बॉन्ड ये स्ट्रांग बनता है, अदरवाइज जो कोवेलेंट बॉन्ड हम पढ़ते हैं ये वीक बॉन्ड होता है एज कंपेयर टू आयनिक बॉन्ड। मगर यहां पे ये स्मॉल, ये जो वीक बॉन्ड भी क्या बन जाता है? स्ट्रांग बन जाता है, क्योंकि ये वीक बॉन्ड यहां पे स्मॉल एटम्स के बीच में बनता है। जितने स्मॉल एटम्स उनके बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रांग बनता है, तो इस वजह से ड्यू टू स्मॉल साइज ये इट शोज विच प्रॉपर्टी? इट शोज कैटिनेशन प्रॉपर्टी। इट हैज यूनिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2,4। ऐसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किसी और एटम की नहीं है। इसके बाद ग्रेट स्ट्रेंथ में, तो इसी की बात कर रहा था, यहां पे कार्बन और कार्बन के बीच में जो एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है ये स्ट्रांग होता है, इस वजह से आपको इसके बहुत सारे कंपाउंड्स मिलते हैं। तो याद रखना है कार्बन वर्सटाइल किस वजह से, इसके पीछे का राज क्या है? एक राज मैंने आपको बताया, वो है कैटिनेशन का। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। इसके बाद टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। देखिए मैं सिंपल एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। हाइड्रोजन के ऊपर एक ही इलेक्ट्रॉन से, एक इलेक्ट्रॉन ये दूसरे एक मोनोवैलेंट एटम को ढूंढेगा जिसमें भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसके साथ ये बॉन्ड बनाएगा। कभी ये हाइड्रोजन के साथ ऐसे बॉन्ड बनाएगा, कभी हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है, कभी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाता है। लेकिन जो हमारा ये कार्बन एटम है ना, कार्बन क्या करता है? ये तो इसके ऊपर जो ये 4 वैलेंसीज है, जो 4 वैलेंसीज इसके ऊपर अवेलेबल रहते हैं बॉन्ड बनाने के लिए। ये 4 वैलेंसीज एक तो डिफरेंट एटम्स के साथ, 4 डिफरेंट एटम्स के साथ बॉन्ड बनाएंगे, एक टाइप का कंपाउंड बनेगा। वो जो 4 एटम्स वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट अरेंजमेंट्स यहां पे उन एटम्स का हो सकता है, और उस वजह से आपको नंबर ऑफ कंपाउंड ज्यादा मिलेंगे। हाइड्रोजन के कंपाउंड्स आपको कम मिलेंगे, इसकी वैलेंसी 1 ही है, तो कम एटम्स इसके साथ आएंगे और बॉन्ड बनाएंगे। लेकिन कार्बन के ऊपर जो ये 4 वैलेंसीज है ना, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने के लिए अवेलेबल रहते हैं, इन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के साथ डिफरेंट एटम्स आएंगे। वो सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। ऐसे आपको इस कार्बन के जो नंबर ऑफ कंपाउंड्स वो ज्यादा मिलेंगे। क्या इसको वर्सटाइल नहीं कहेंगे? कहेंगे ना, वेरी गुड। इसके बाद ये हुए 2 रीजंस। नंबर नेक्स्ट वो है टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। कभी आपने हाइड्रोजन का बॉन्ड दूसरे, मान लीजिए ये बी एटम है, हाइड्रोजन और किसी दूसरे एटम के साथ कोई डबल बॉन्ड आपने देखा है? आपने किसी और एटम को सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बनाते हुए देखा है? कभी बनाते हैं, मगर मोस्ट ऑफ द केसेस में, जैसे कि हाइड्रोजन है खाली सिंगल बॉन्ड बनाता है, ये कभी डबल नहीं बनाता है। अब इसके कंपाउंड ज्यादा होंगे कि कार्बन के कंपाउंड ज्यादा होंगे, क्योंकि कार्बन कभी सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, किसके साथ? कार्बन कभी कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है, कार्बन कभी कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, कार्बन कभी कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, एक कार्बन कभी ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, कार्बन कभी किसी दूसरे एटम के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, कार्बन कभी सल्फर के साथ बॉन्ड बनाता है, कार्बन कभी किसी और एटम के साथ बॉन्ड बनाता है। सो दिस टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स इट इज ओनली प्रेजेंट इन द कार्बन एटम। इस वजह से जो कार्बन के आपको कंपाउंड ज्यादा मिलेंगे, दैट नेचर इज कॉल्ड एज वर्सटाइल नेचर। सो ड्यू टू द स्मॉल साइज कार्बन आल्सो फॉर्म्स मल्टीपल बॉन्ड्स, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स विद अदर कार्बन एटम्स। किसके साथ? ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, इनके साथ ये बॉन्ड बनाते हैं। दिस मल्टीप्लिसिटी ऑफ कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड्स फर्दर इंक्रीजेस द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। उसी को बेटा हम क्या बोलते हैं? वर्सटाइल नेचर। लास्ट रीजन कार्बन के वर्सटाइल नेचर होने का अलग टॉपिक है, थोड़ा सा यहाँ पे बताऊंगा, थोड़ा वहां पे बताऊंगा। क्या है आइसोमेरिज्म? क्या होता है?
जब दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स को हम सेम केमिकल फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। बात को समझिएगा, when we have a compounds two or more than two compounds having same chemical formula but different structures, जो different structures होते हैं वो on the basis of the different arrangement of the carbon atoms हो सकता है, on different basis उनमें differences हो सकती है, लेकिन जो यहाँ पे क्लास 10th में हमने पढ़ना है वो on the basis of the carbon skeleton पढ़ना है। दो या दो से ज्यादा कंपाउंड, जैसे मैं यहाँ पे कंपाउंड लिखूंगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये मेरे पास एक कंपाउंड है। मैं इस कंपाउंड की फॉर्मूला लिखूंगा 1 2 3 4, यहाँ पे हम लिखेंगे C4, हाइड्रोजन 3 दोगे 5 दोगे 7 3 हो गए 10, तो C4H10 इस कंपाउंड का नाम आएगा, इसको हम ब्यूटेन कहते हैं। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज ब्यूटेन। मैं एक और कंपाउंड बनाऊंगा इन्हीं चार कार्बन एटम्स का, मैं ऐसे लिखूंगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, नीचे मैं यहाँ पे लिखूंगा CH3। अभी डरना नहीं है, नाम अभी आपको देना नहीं आएगा क्योंकि अभी नॉमेनक्लेचर हमने नहीं पढ़ा है, वो भी मैं आपको इसी में पढ़ाऊंगा, वो भी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका अगर हमने इसके पहले केमिकल फॉर्मूला लिखनी है 1 2 3 4, ये आएगा C4, फिर इसके बाद हाइड्रोजन एटम्स काउंट करने 3 3 हो गए 6 3 हो गए 9 और 1 हो गए 10, दो कंपाउंड्स यहाँ पे, एक कंपाउंड है ब्यूटेन, इस कंपाउंड का नाम आएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। ये दो कंपाउंड है 2 मिथाइल प्रोपेन और ब्यूटेन, दोनों की फॉर्मूला आप यहाँ पे देखिए, दोनों की फॉर्मूला यहाँ पे सेम है C4H10, मगर इनके स्ट्रक्चर जो इनके वो डिफरेंट है। और किस बेस पे इनके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट है? ऑन द बेस ऑफ द स्केलेटन ऑफ द कार्बन एटम्स। आप यहाँ पे कार्बन एटम्स का ढांचा देखिए, आप यहाँ पे कार्बन एटम्स का ढांचा देखिए, तो ढांचे में कार्बन एटम के ढांचे में इनमें डिफरेंस है, इनकी जो फॉर्मूला वो सेम है, इनकी जो फॉर्मूला सेम है, इनकी जो फॉर्मूला वो सेम है। दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड एज आइसोमेरिज्म, and these different structures are called as isomers. If a given molecular formula represents two or more structures having different properties, the phenomenon is called as isomerism and the different structures are called as isomers. तो ये जो phenomena किस में पाया जाता है? It is only found in the carbon atom. बाकी किसी एटम में फिनोमेना नहीं पाया जाता है, तो इस वजह से आपको कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स मिलते हैं। अब इसके बाद एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे, इसमें एक और टॉपिक आता है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है एलोट्रॉपी। व्हाट इज एलोट्रॉपी? इसकी सबसे पहले आपको डेफिनेशन बताएंगे। इट्स अ फिनोमेनन इन विच एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट इन वेरियस फिजिकल फॉर्म्स। इसका मतलब क्या होता है? चलिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। हमारे पास जो एलिमेंट वो कार्बन है, दिस इज आवर एलिमेंट नॉन मेटल कार्बन। अगर हम इसकी फिजिकल स्टेट्स देखेंगे, इसके रूप देखेंगे, ये दो फिजिकल स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। वन फॉर्म इज कॉल्ड एज क्रिस्टलिन फॉर्म और दूसरी फॉर्म को हम एमॉर्फस फॉर्म कहते हैं। अब ये क्रिस्टलिन फॉर्म क्या होती है और एमॉर्फस फॉर्म क्या होती है? क्रिस्टलिन फॉर्म का मतलब होता है जहां पे डेफिनिट शेप या डेफिनिट फॉर्म होती है किसी सबस्टेंस की, दैट फॉर्म इज कॉल्ड एज क्रिस्टलिन फॉर्म। और एमॉर्फस फॉर्म का मतलब होता है जहां पे डेफिनिट फॉर्म नहीं होती है। अब हमारे पास एलिमेंट एक ही है कार्बन, इसके दो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं, यानी कुछ फिजिकल फॉर्म्स इसमें ऐसे हैं जिनकी डेफिनिट शेप है और कुछ फिजिकल फॉर्म्स इसमें ऐसे हैं जिनकी डेफिनिट शेप नहीं है, दे आर कॉल्ड एज एमॉर्फस फॉर्म। अब हमारे सिलेबस के अंदर जो रखा गया है इट इज ओनली क्रिस्टलिन फॉर्म, तो एमॉर्फस फॉर्म को हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं करना है। वी विल टॉक अबाउट ओनली क्रिस्टलिन फॉर्म ऑफ कार्बन। अब इसमें तीन फॉर्म्स है। आपको यहाँ पे डायमंड नजर आ रहा है। अगर हम डायमंड की कंपोजिशन चेक करेंगे तो डायमंड खाली कार्बन एटम्स का बना हुआ होता है। अगर हम ग्रेफाइट को देखेंगे, ग्रेफाइट को चेक करेंगे तो ये भी खाली कार्बन एटम्स का बना हुआ होता है। सिमिलरली हम फ्लोरीन्स को देखते हैं तो ये भी खाली कार्बन एटम्स का बना हुआ होता है। चलिए इस पे भी एक नजर डालते हैं। जो एमॉर्फस फॉर्म है कार्बन एटम्स की, तो इसमें पहली फॉर्म कोल आती है। कोल की कंपोजिशन चेक करते हैं तो ये भी खाली कार्बन एटम का बना हुआ होता है। चारकोल को देखते हैं तो ये भी खाली कार्बन एटम का बना हुआ होता है। ऐसे ही जो लैंप ब्लैक एक और फॉर्म है एमॉर्फस फॉर्म कार्बन की, तो ये भी खाली कार्बन एटम्स का बना हुआ होता है। ऐसे ही इसके बाद चारकोल के भी दो तीन फॉर्म्स है, जैसे इसमें वुड चारकोल आता है, बोन चारकोल आता है, शुगर चारकोल आता है। ये सारे एमॉर्फस फॉर्म ये भी कार्बन एटम्स के बने हुए होते हैं। ऐसे ही कोल के भी दो फॉर्म्स है, इसमें कोक आता है, इसमें गैस कार्बन आता है। तो ये सारे कार्बन एटम्स के बने हुए होते हैं।
एलिमेंट आपके पास एक ही है, जो इसमें जो डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स वो डिफरेंट है. द फिनोमिनन इज कॉल्ड एज एलोट्रॉपी. सो व्हाट इज एलोट्रॉपी? इट इज अ फिनोमिनन इन विच अ सिंगल एटम कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स. अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल भाषा में बताएंगे, इसका मतलब होता है एक एलिमेंट एक ही है लेकिन इसके जो रूप वो बहुत सारे हैं. ये इसके डिफरेंट रूप है. जो हमने इसमें रूप पढ़ने हैं, ये वाले इसमें हमने फिजिकल फॉर्म्स पढ़ने विच आर कॉल्ड एज क्रिस्टलिन फॉर्म्स, जिनमें डेफिनेट शेप होती है. सो द फिनोमिनन इन विच एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट इन वेरियस फिजिकल फॉर्म्स, they have different physical properties as they have different arrangement of carbon atoms, but they possess the same chemical properties क्योंकि इनके अंदर composition same होती है. इसी phenomenon को हम बेटा क्या बोलते हैं? The phenomenon is called as allotropy. आप इसकी definition यहाँ पे देख सकते हो. The phenomenon of element existing in different physical forms which have different physical properties. में अभी आपको बता रहा था इनकी जो physical property वो different होती है. कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी आप इनमें देखिए वो डिफरेंट होगी क्योंकि इनके अंदर जो अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स वो डिफरेंट होता है, बट दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज. इस वजह से क्योंकि इनकी जो कंपोजिशन वो सेम होती है, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड एज एलोट्रॉपी. और एक एलिमेंट के जो डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स होते हैं, जो डिफरेंट रूप होते हैं, दे आर कॉल्ड एज एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन. सो डायमंड, ग्रेफाइट and fullerenes are different allotropes of crystalline allotropic forms of carbon. तो इन्हीं के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस करना है. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये हमारे सिलेबस के अंदर एक क्रिस्टलिन एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन, इसमें हमने दो ही फॉर्म्स पढ़ने हैं. एक इसमें डायमंड आता है और एक इसमें ग्रेफाइट आता है. ये जो तीसरी फॉर्म है ये रिसेंटली डिस्कवर्ड हुई है, तो इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा बताएंगे. हमारे सिलेबस के अंदर एक तो डायमंड आता है और ग्रेफाइट आता है, और आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन डायमंड एंड ग्रेफाइट. अगरचे दोनों एक ही एलिमेंट के दो फॉर्म्स है, इनमें डिफरेंस कहां पे लाई करती है वो सारा मैं आपको इसी सेशन में बताऊंगा. सबसे पहले हम डायमंड की बात करेंगे. हमने डायमंड को डिफाइन करना है. व्हाट इज अ डायमंड? तो मैं पहली बात बताऊंगा डायमंड के बारे में. जो हीरा है, हीरा क्या होता है? इट इज अ क्रिस्टलिन एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन. इसका सिंबल अगर हम देखेंगे, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विद कैपिटल सी, चूंकि ये कार्बन एलिमेंट होता है, दैट इज व्हाई इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल. So it is the purest crystalline allotropic form of carbon. एक सेंटेंस में आप डायमंड को डिफाइन कर सकते हो. इसके बाद अगर हम हार्डनेस की बात करेंगे, नेचर में जो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस पाया जाता है वो यही डायमंड है. सो इट इज द हार्डेस्ट नोन नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस. ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे. इसके बाद diamond is the gray or black variety of diamond is known as carbonado and boot. ये पॉइंट भी आपने याद रखना है. जो प्योर डायमंड होता है ये कलरलेस होता है. इट इज कलरलेस और ये ट्रांसपेरेंट होता है. जो हमारा प्योर डायमंड जो खाली कार्बन एटम्स का बना हुआ होता है, इसका टेक्सचर, इसकी अगर हम फिजिकल अपीयरेंस देखेंगे, इट इज कलरलेस, इट इज ट्रांसपेरेंट. मगर अगर आपको डायमंड, आपको हीरे मिलते हैं, कलर्ड डायमंड्स आपको मिलते हैं, कभी आपको ग्रीन कलर का डायमंड मिलता है, आपको कभी ब्लू कलर का डायमंड मिलता है, आपको किसी और कलर का डायमंड मिलता है, इसका मतलब उस डायमंड के अंदर इंप्योरिटीज प्रेजेंट होती है, मेटेलिक इंप्योरिटी प्रेजेंट होती है. आपने याद रखना है, जो प्योर डायमंड इट इज कलरलेस, ये ट्रांसपेरेंट है, ऐसा होता है. लेकिन आपके जो डायमंड्स कभी कलर्ड भी होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेटेलिक इंप्योरिटीज. जैसे कि एक वैरायटी होती है डायमंड की, उसका कलर या तो ग्रे होता है या ब्लैक होता है, उस वैरायटी को हम कार्बोनेडो एंड बोर्ड कहते हैं. फिर इसके बाद इसी डायमंड की ऑकरेंस, ये डायमंड हमें कहां से मिलता है? अगर हम इसकी ऑकरेंस देखेंगे तो 70% ऑफ टोटल डायमंड जो कि इस दुनिया में जो हम यूज करते हैं, ये टोटल 70% ऑफ द डायमंड इट कम्स फ्रॉम साउथ अफ्रीका. कंट्री एक है तो उसी कंट्री से आपको 70% डायमंड का मिलता है. बाकी जो 30% डायमंड, रेस्ट ऑफ द 30% डायमंड, ये आपको साइबेरिया, ये आपको ब्राजील, ये आपको बेल्जियम से मिलता है. ये तीन जो फॉरेन कंट्रीज है, इनसे हमें ये डायमंड मिलता है. और आपने एक मशहूर डायमंड का नाम सुना होगा जिसको हम कोहिनूर डायमंड के नाम से जानते हैं. कोहिनूर डायमंड कहां पे सबसे पहले पाया गया? कोहिनूर डायमंड सबसे पहले इंडिया में एक स्टेट आती है आंध्र प्रदेश. तो आंध्र प्रदेश के अंदर एक गांव है, उस गांव का नाम है वाजरा करोर.
उसी गांव के अंदर एक मशहूर डायमंड पाया गया, उसकी डिस्कवरी हुई, उस डायमंड का नाम कोहिनूर डायमंड या उसका नाम दिया गया था। और उस वक्त जो इसका वजन था इट वाज ऑलमोस्ट 186 कैरेट्स। और ये भी आपने याद रखना है, जो डायमंड की प्योरिटी होती है, द प्योरिटी ऑफ डायमंड इज चेक्ड इन कैरेट्स, एंड 1 कैरेट, 1 कैरेट ये बराबर होता है 200 mg, मिलीग्राम इसके बराबर होता है। जब ये डायमंड कोहिनूर डायमंड इंडिया की स्टेट में पाया गया था, उस वक्त इसका जो वजन वो कितना था, इट वाज अबाउट 186 कैरेट्स। फिर उसको यहां से चुराया गया, इंग्लैंड लिया गया। इंग्लैंड में जो क्वीन थी, क्वीन एलिजाबेथ, उसकी डेथ हो गई, तो उसके सर पे जो ताज हुआ करता था, उसी ताज में ये डायमंड लगाया गया था, कोहिनूर डायमंड। मगर उस ताज के अंदर जो डायमंड का वेट वो 109 कैरेट्स का है। बाकी का है वो मुझे पता नहीं है, मैं आपको वही बता रहा हूं जो बुक्स पे लिखा है। तो ये हो गई इसकी ऑकरेंस। क्या हम, क्योंकि ये मैं आपको बता रहा था नेचुरल डायमंड के बारे में, क्या हम डायमंड को लेबोरेटरी के अंदर बना सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, हम डायमंड को बना सकते हैं। कहां पे बना सकते हैं? लेबोरेटरी के अंदर बना सकते हैं। कैसे? इसके लिए हमें कौन सा रॉ मटेरियल चाहिए? इसके लिए हमें प्योर कार्बन चाहिए। तो उस प्योर कार्बन के ऊपर हम क्या करते हैं, उसके ऊपर हम बहुत सारा प्रेशर अप्लाई करते हैं। कितना प्रेशर अप्लाई करते हैं? 50,000 to 60,000 एटमॉस्फेयर का प्रेशर अप्लाई करते हैं। और साथ में यहां पे हम जो टेम्परेचर उस पे अप्लाई करते हैं 1873 केल्विन का टेम्परेचर करके, जो हमारा प्योर कार्बन ये कन्वर्ट होता है किस में? इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द डायमंड। उसी डायमंड को हम सिंथेटिक डायमंड कहते हैं। दीज आर यूज्ड इन इंडस्ट्री। सिंथेटिक डायमंड्स कहां पे यूज होते हैं? दे आर यूज्ड इन इंडस्ट्री। किस काम में वहां पे यूज होते हैं? एज cutting and grinding tools. So this was the introduction of the diamond, which is the first crystalline allotropic form of carbon. इसके बाद इसका स्ट्रक्चर देखिए, हमने 2 एलोट्रोपिक फॉर्म्स पढ़ने हैं कार्बन के। एक इसमें डायमंड आता है, दूसरा इसमें ग्रेफाइट आता है। हम जानते हैं दोनों की कंपोजिशन सेम है, ये भी कार्बन एटम्स का बना हुआ है, वो भी कार्बन एटम्स का बना हुआ है। अगर दोनों की कंपोजिशन सेम है तो इनकी जो डिफरेंस वो कहां पे लाई करती है? द डिफरेंस लाइज इन द अरेंजमेंट ऑफ द कार्बन एटम्स। यहां पे डायमंड में कार्बन एटम्स का एक अरेंजमेंट होता है, ग्रेफाइट के अंदर कार्बन एटम्स का दूसरा अरेंजमेंट होता है। अदरवाइज जो काइंड ऑफ एटम्स दोनों के अंदर सेम होते हैं। इन दो के बीच में जमीन और आसमान का फर्क है। जो इनमें जो डिफरेंस आती है वो इनके स्ट्रक्चर में आती है, स्ट्रक्चर की वजह से आती है। अब इनके स्ट्रक्चर में ऐसा क्या होता है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ द डायमंड। हम जानते हैं जो कार्बन की वैलेंसी, द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। यहां पे आप इस कार्बन को देख लीजिए, किसी कार्बन एटम को यहां पे आप देख लीजिए, यहां से एक कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, यहां से एक कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, यहां से एक और कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, यहां से एक और कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है। एक कार्बन एटम 4 कार्बन एटम्स के साथ बॉन्ड बना रहा है। मतलब यहां पे कोई भी वैलेंसी फ्री नहीं रहती है। एक कार्बन 4 कार्बन एटम्स के साथ कैसे बॉन्ड बनाता है? सो दैट ये जो 4 कार्बन एटम इस कार्बन बीच वाले कार्बन एटम के साथ कनेक्टेड रहते हैं, ये बराबर वैसा ही स्ट्रक्चर बनाते हैं, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसमें जो ये 4 कार्बन एटम्स ये प्रेजेंट होते हैं एट 4 कॉर्नर्स ऑफ अ रेगुलर टेट्राहाइड्रन। तो इस वजह से यहां पे इसके स्ट्रक्चर के अंदर जब हम कार्बन एटम्स का अरेंजमेंट देखते हैं, ये कंपैक्ट होता है, यानी ये एटम्स नजदीक होते हैं। इस अरेंजमेंट की वजह से जो हमारा डायमंड ये सख्त तरीन चीज फिर ये सामने आ जाता है, हमारे सामने आ जाता है। इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स। हर कोई कार्बन एटम, हम इस कार्बन एटम को यहां पे ऑब्जर्व करेंगे तो यहां से एक कार्बन एटम के साथ एक कनेक्टेड है, यहां से दूसरे कार्बन एटम के साथ कनेक्टेड है, यहां से एक और कार्बन एटम के साथ कनेक्टेड है, यहां पे एक और कार्बन एटम के साथ एक कनेक्टेड है। इसका मतलब एक कार्बन जिसके ऊपर 4 वैलेंसीज, वो 4 वैलेंसीज यहां पे 4 कार्बन एटम्स के साथ बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन बॉन्ड कैसे बनाते हैं, उनका अरेंजमेंट कैसा होता है? इट इज टेट्राहेड्रल, एंड दिस टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट इज रेस्पॉन्सिबल दैट द जो आपका डायमंड है ये हार्ड होता है। हम यहां पे इस कार्बन को ऑब्जर्व करेंगे, आप इसमें देख सकते हो। अगर हम इसको यहां पे ऐसे ज्वाइन करें, यहां पे ऐसे ज्वाइन करें, यहां पे इसको इसके साथ ज्वाइन करेंगे, यहां पे इसको इसके साथ ज्वाइन करेंगे और इन दोनों को यहां पे ज्वाइन करेंगे, तो आप यहां पे देख सकते हो यहां पे कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। और अगर इनके बीच में हम यहां पे बॉन्ड एंगल देखेंगे, दिस बॉन्ड एंगल इज इक्वल टू 109 डिग्री 28 मिनट्स। तो इस वजह से हमारा डायमंड ये सख्त तरीन चीज
माना जाता है। द कार्बन एट द सेंटर हैज फॉर्म्ड कोवेलेंट बॉन्ड्स विद 4 कार्बन एटम्स लाइंग एट द वर्टिसेस ऑफ अ टेट्राहेड्रन। मैं इसी की बात कर रहा था। द कार्बन एटम्स आर हेल्ड फर्मली इन प्लेस एंड दिस रिजल्ट्स इन अ 3D रिजिड स्ट्रक्चर। यहां पे आप देख सकते हो जो कार्बन एटम्स, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, तो आपने शॉर्ट में याद रखना है इसके स्ट्रक्चर में क्या होता है। एक कार्बन 4 कार्बन इसके साथ बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, और ये 4 कार्बन एटम्स कैसे प्रेजेंट होते हैं, दे आर प्रेजेंट एट 4 कॉर्नर्स ऑफ अ रेगुलर टेट्राहेड्रन, और इस वजह से इसका जो स्ट्रक्चर ये रिजिड होता है, 3 डायमेंशनल इसका स्ट्रक्चर हो जाता है। फिर इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड। देखिए यहाँ पे जो फिजिकल प्रॉपर्टीज इस डायमंड के, वो सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज इस अरेंजमेंट पे डिपेंड करते हैं। अब इसमें पहली जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है हार्डनेस की। क्या ये हार्ड होता है कि सॉफ्ट होता है? पहले ही आपने बताया जो हमारा डायमंड ये हार्डेस्ट नेचुरली ऑकरिंग सबस्टेंस, इट इज द हार्डेस्ट नेचुरली ऑकरिंग सबस्टेंस माना जाता है। किस वजह से? रीजन क्या है? रीजन यही है कि इसके अंदर जो कार्बन एटम्स वो कंपैक्टली अरेंज होते हैं, टाइटली अरेंज होते हैं, कार्बन और कार्बन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो ये हो गई पहली फिजिकल प्रॉपर्टी। फिर इसके बाद इसकी डेंसिटी। क्या डायमंड भारी होता है कि हल्का होता है? अगर हम इसमें डेंसिटी देखेंगे, दिस डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम में इसका मास ज्यादा होता है, मतलब कम वॉल्यूम में ज्यादा एटम्स प्रेजेंट होते हैं। इसकी डेंसिटी हाई होती है, इट हैज हाई डेंसिटी, इसका मतलब ये भारी होता है। अब इसकी जो डेंसिटी का वैल्यू वो हम लिखते हैं 3.51 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर हम वॉल्यूम लेंगे सेंटीमीटर क्यूब में, पर सेंटीमीटर क्यूब में कितने ग्राम्स कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं? 3.51 ग्राम्स ऑफ कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन पर सेंटीमीटर क्यूब। इज इट क्लियर? वेरी गुड। फिर इसके बाद इसका जो मेल्टिंग पॉइंट, चूंकि टाइट अरेंजमेंट होता है कार्बन एटम्स का, यहाँ पे कार्बन एटम स्मॉल होते हैं, उनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है। तो उस वजह से उन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए आपने बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। तो यहाँ पे इसका जो मेल्टिंग पॉइंट वो बहुत ज्यादा होता है। कितना ज्यादा होता है? इट इज मेल्टिंग पॉइंट इज 3900 केल्विन। यहाँ पे इनका या जो डायमंड है उसका मेल्टिंग पॉइंट इतना होता है, बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, व्हाट अबाउट इट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी? थर्मल कंडक्टिविटी की बात में बाद में करूंगा। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इज डायमंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि जब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसके स्ट्रक्चर में कार्बन एटम के ऊपर जो 4 वैलेंसीज रहते हैं, कोई भी वैलेंसी फ्री नहीं रहती है। जो कंडक्शन होती है इन सॉलिड कंडक्टर्स में वो ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स होती है। तो इसके अंदर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, तो ये कैसे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा? इट मीन्स दैट इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। शाबाश, इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट। इसके बाद थर्मल कंडक्टिविटी। अगर थर्मल कंडक्टिविटी की बात करेंगे तो इट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट इट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। फिर उसके बाद ट्रांसपेरेंसी। जब इस पे लाइट पड़ती है ट्रांसपेरेंट होता है। पहले मैंने बताया जो हमारा डायमंड प्योर फॉर्म में जब ये खाली कार्बन का बना हुआ होता है इट इज ट्रांसपेरेंट, इट इज कलरलेस, लेकिन जब इस पे लाइट पड़ती है तो ये स्पार्कल करता है, इट स्पार्कल्स ड्यू टू हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो 2.5 होता है। चूंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता है, हम सिंपली यहां पे इसको नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ हाउ मच? इट इज इक्वल टू 2.5। जब इस पे लाइट पड़ती है तो इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से जो हमारा डायमंड ये स्पार्कल करता है, तो इस वजह से इतना ज्यादा कॉस्टली होता है। फिर इसके बाद इसमें सॉल्युबिलिटी। व्हाट अबाउट सॉल्युबिलिटी? अगर हम इसको किसी सॉल्वेंट में डालेंगे, किसी केमिकल के साथ रिएक्ट करेंगे, इट इज इनर्ट, इट मीन्स दैट इट इज इनसॉल्युबल इन ऑल सॉल्वेंट्स। कोई भी सॉल्वेंट डायमंड के साथ रिएक्ट नहीं होता है। ये हो गई एक और फिजिकल प्रॉपर्टी। नाउ इसके बाद इफेक्ट ऑफ हीट। अगर हम डायमंड को स्ट्रांगली बर्न करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और बहुत सारी इसमें हीट प्रोवाइड करेंगे, क्या होगा? जो हमारा डायमंड ये सारा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड नथिंग इज लेफ्ट बिहाइंड एज अ रेसिड्यू। जब पीछे कुछ नहीं रहेगा, सारा डायमंड किस में कन्वर्ट होगा? ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। तो इससे ये पता चल रहा है जो हमारा डायमंड ये खाली किसका बना हुआ होता है? ये खाली कार्बन एटम्स का बना हुआ होता है। तो ये जो सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज है ये किस पे डिपेंड करते हैं? ये सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज दे डिपेंड अपॉन
द अरेंजमेंट ऑफ द कार्बन एटम्स इन द मॉलिक्यूल ऑफ डायमंड। ये हो गए फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसके बाद यूजेस ऑफ डायमंड। व्हाट आर द डिफरेंट यूजेस ऑफ डायमंड? दिस डायमंड इज यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरी। इसका इस्तेमाल हम ज्वेलरी बनाने में करते हैं। अभी आपने देखा जब इस पे लाइट पड़ती है तो इट स्पार्कल्स, बहुत अच्छा लगता है। जब डायमंड के हार लगाए जाते हैं उसमें लाइट पड़ती है, लाइट वो उनसे बाहर निकलती है, वो स्पार्कल करती है, तो वो जो चीज वो बहुत अच्छी लगती है। तो इस वजह से इसका इस्तेमाल कहां पे होता है? इट इज यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरी। इट इज यूज्ड इन ग्लास कटर्स। आपने देखा होगा जो वो कांच काटते हैं उनके हाथ में वो कलम जैसा होता है, उस पेन की वजह से वो क्या करते हैं, वो लाइन डालते हैं, फिर उस कांच को काटते हैं। उस पेन के आगे क्या लगा होता है? उस पेन के आगे डायमंड लगा होता है, और उन्हीं को हम ग्लास कटर्स कहते हैं। सो डायमंड इज यूज्ड इन ग्लास कटर्स। शार्प एजेड डायमंड्स आर यूज्ड एज अ टूल by eye surgeons to remove cataract from the eyes। ये भी आपको पता है कि there are different defects of the vision। एक डिफेक्ट आईज में होता है, उसको हम कैटरैक्ट कहते हैं। एक लेयर आंखों के ऊपर चढ़ती है। जो आई सर्जन्स होते हैं, जो आंखों के माहिर होते हैं, उस लेयर को ऊपर उठाते हैं। उनके पास टूल्स होते हैं, उन टूल्स के आगे डायमंड्स होते हैं जो बहुत शार्प किए जाते हैं। तो उन डायमंड से वो लेयर ऊपर उठाई जाती है विद ग्रेट प्रिसीशन। ऐसे वो जो सर्जरी वो सक्सेसफुल होती है। फिर इसके बाद डायमंड डस्ट इज यूज्ड। हम डायमंड की डस्ट भी बनाते हैं विच इज यूज्ड फॉर पॉलिशिंग अदर डायमंड्स, जिसका इस्तेमाल बाकी डायमंड्स को पॉलिश करने में किया जाता है। एंड वेलेबल स्टोन्स, या जो बाकी वेलेबल स्टोन्स होते हैं उनके ऊपर किसकी पॉलिश की जाती है? डायमंड डस्ट की पॉलिश की जाती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट the first crystalline allotropic form of carbon which is called as diamond। अब इसके बाद इसमें एक और फॉर्म आती है, वो है ग्रेफाइट। व्हाट इज दिस ग्रेफाइट? ग्रेफाइट एक्चुअली ये जो वर्ड ये निकाला गया है फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड ग्रेफस। ग्रीक में ग्रेफस किसको कहते हैं? विच मीन्स टू राइट, टू राइट यानी लिखना। इसका क्या मतलब है? हम अपने कॉपीज पे पेंसिल से लिखते हैं, वो पेंसिल क्या करता है? उस व्हाइट पेपर को मार्क करता है। बात को समझिएगा। द वर्ड ग्रेफाइट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड ग्रेफस व्हिच मीन्स टू राइट। पेंसिल से हम लिखते हैं, उसके अंदर जो लेड होती है वो यही ग्रेफाइट होती है। बिकॉज द ग्रेफाइट इट मार्क्स आवर पेपर ब्लैक, दैट इज कॉल्ड एज ग्रेफस। और इसी से इसका वर्ड क्या निकाला गया है? दैट इज कॉल्ड एज ग्रेफाइट। अगर इसकी अपीयरेंस हम देखेंगे, फिजिकल अपीयरेंस, हाउ ग्रेफाइट इट looks या it is grayish black, it is opaque solid, isn't it? देखा होगा आपने, जो पेंसिल लेड होती है आप उसको ऑब्जर्व कीजिए, किस कलर का होता है? ग्रेइश ब्लैक होता है, ओपेक होता है, ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, ट्रांसल्यूसेंट नहीं होता है। इट इज सॉफ्ट भी होता है। क्यों सॉफ्ट होता है वो मैं भी आपको बताऊंगा। एंड इट इज स्लिपरी टू टच। इसके बाद ये कहां पे हमें मिलता है? इसकी ऑकरेंस क्या है? ग्रेफाइट इज माइनड इन झारखंड। ये हमें झारखंड में मिलता है, आंध्र प्रदेश में मिलता है, जेके में मिलता है, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, चाइना, श्रीलंका, रशिया। दीज आर द फॉरेन कंट्रीज एंड इवन इट इज आल्सो फाउंड इन द अमेरिका। फिर इसके बाद सिंथेटिक ग्रेफाइट। जैसे हमने सिंथेटिक डायमंड बनाया, इन द सेम वे वी कैन प्रिपेयर सिंथेटिक डायमंड। हाउ? आर्टिफिशियल ग्रेफाइट, सिंथेटिक ग्रेफाइट हम बना सकते हैं। कैसे? आर्टिफिशियल ग्रेफाइट कैन बी प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली बाय हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड कोक। हम किसका मिक्सचर लेते हैं? हम सैंड एंड कोक का मिक्सचर लेते हैं। सैंड और कोक का मिक्सचर लेते हैं, एक इलेक्ट्रिक फर्नेस के अंदर, एक भट्टी के अंदर डालते हैं, और वहां पे कितनी हीट देते हैं? 3300 केल्विन। और वहां पे जो ये मिक्सचर सैंड और कोक का ये कन्वर्ट होता है, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द सिंथेटिक डायमंड। तो ये इंट्रोडक्शन है किसका? डायमंड का। इसके बाद जो इसमें मेन पार्ट है, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द डायमंड, स्ट्रक्चर ऑफ द ग्रेफाइट। डायमंड का स्ट्रक्चर आपने देखा, वो भी कार्बन एटम्स का बना हुआ है। वहां पे आपने अरेंजमेंट देखा। जो हमारा ग्रेफाइट है ये भी किसका बना हुआ है? दिस टू इज मेड अप ऑफ कार्बन एटम्स। मगर यहां पे जो कार्बन एटम्स का अरेंजमेंट वो डिफरेंट है। मैं डायरेक्टली इसके अरेंजमेंट पे आ जाता हूं, इसके स्ट्रक्चर पे आ जाता हूं। आप यहां पे किसी कार्बन एटम को पहले ऑब्जर्व कीजिए। ये हमारा कार्बन एटम है। यहां से चूंकि कार्बन के ऊपर 4 वैलेंसीज है, 4 वैलेंसीज में यहां पे 3 ही वैलेंसीज क्या बना रहे हैं? बॉन्ड बना रहे हैं। एक वैलेंसी यहां पे फ्री रहती है। आप इस कार्बन को देखिए, यहां पे एक बॉन्ड, यहां से एक बॉन्ड, यहां से एक बॉन्ड। आप इस कार्बन को देख लीजिए, यहां से एक बॉन्ड, यहां से एक बॉन्ड, यहां से एक बॉन्ड। आप नीचे वाले इस कार्बन को देखिए, यहां से एक बॉन्ड, यहां से एक बॉन्ड,
ये वाला कार्बन, सॉरी, यहां से एक बॉन्ड, यहां से एक बॉन्ड और यहां से एक बॉन्ड। आप इस कार्बन को देख लीजिए, यहां से एक बॉन्ड, यहां से एक बॉन्ड, यहां से एक बॉन्ड। अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो यहां पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है, यहां पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है, यहां पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है, यहां पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है। ऐसे आप इसको देखिए, यहां पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा, यहां पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो इसके क्रिस्टल लेटिस के अंदर जब हम देखते हैं, यहां पे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहली बात आपने इसमें ये याद रखना है कि जो ग्राफाइट के अंदर कार्बन एटम्स होते हैं वो ऐसे अरेंज होते हैं सो दैट दे फॉर्म लेयर्ड स्ट्रक्चर्स। एक तो ये कौन सा स्ट्रक्चर बनाते हैं, लेयर्स में ये कार्बन एटम्स अरेंज होते हैं। जैसे कि यहां पे पहली लेयर, ये दूसरी लेयर, ये तीसरी लेयर। ऐसा कोई अरेंजमेंट आपने डायमंड के मॉलिक्यूल में देखा? आपने ऐसा स्ट्रक्चर वहां पे नहीं देखा। वहां पे कार्बन एटम्स टेट्राहेड्रली अरेंज होते हैं, वहां पे कोई गैप नहीं रहती है। लेकिन यहां पे कार्बन एटम्स ऐसे अरेंज होते हैं सो दैट दे फॉर्म लेयर्ड स्ट्रक्चर्स, यानी लेयर्स में यहां पे कार्बन एटम्स अरेंज होते हैं। मोरओवर यहां पे एक कार्बन तीन ही कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है। एक जो वैलेंसी यहां पे कार्बन की वो फ्री रहती है और वही वैलेंसी ये क्या करती है, इस ग्रेफाइट को गुड कंडक्टर बनाती है इलेक्ट्रिसिटी की। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। और इन लेयर्स के बीच में एक और फोर्स जो हमने यहां पे इन डैश से रिप्रेजेंट किया है, इस फोर्स को हम बेटा वीक वंडरवाल्स, दिस फोर्स इज कॉल्ड एज वीक वंडरवाल्स force of attraction. The force is called as weak van der Waals force of attraction. ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। जो कार्बन एटम्स एक तो लेयर्स में अरेंज होते हैं और उन लेयर्स के बीच में एक कमजोर फोर्स होता है, उस कमजोर फोर्स को हम वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। तभी जब हम ग्रेफाइट को अपने इन दो फिंगर्स में लेते हैं, ऊपर से प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो प्रेशर अप्लाई करने से ये ब्रेक होता है, एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर से स्लाइड करती है। असल में क्या होता है, जब आप प्रेशर अप्लाई करते हो तो उस प्रेशर अप्लाई करने से ये कोवलेंट बॉन्ड्स ब्रेक नहीं होते हैं, ये कोवलेंट बॉन्ड्स ब्रेक नहीं होते हैं। असल में ये जो वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इन लेयर्स के बीच में होता है, ये फोर्स ब्रेक होता है और तभी एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर से क्या करती है, स्लाइड करती है। दिस इज द सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ द ग्रेफाइट। और इसी स्ट्रक्चर की वजह से जो ग्रेफाइट की प्रॉपर्टीज वो डिफरेंट है किससे, फ्रॉम द डायमंड। और डायमंड की जो प्रॉपर्टी, उसकी जो यूनिक प्रॉपर्टी है, वो यूनिक प्रॉपर्टी किस वजह से आते हैं, उसके यूनिक स्ट्रक्चर की वजह से आते हैं। अब यहां पे हम देखेंगे ग्रेफाइट इज मेड अप ऑफ फ्लैट प्लेनर लेयर्स। तो वही तो मैं यहां पे आपको बता रहा था, यहां पे जो ग्रेफाइट के अंदर कार्बन एटम्स लेयर्स में अरेंज होते हैं, दैट इज इट हैज लेयर्ड स्ट्रक्चर। The adjacent layers are held together by a weak van der Waals force of attraction. Force of attraction ये होता है, रिपल्शन का फोर्स नहीं होता है, इट इज अट्रैक्टिव फोर्स, मगर ये वीक होता है, बहुत ज्यादा वीक होता है, तभी जो हमारा ग्रेफाइट ये सॉफ्ट होता है। शाबाश। इसके बाद इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम इज लिंक्ड टू 3 कार्बन एटम्स, ये भी मैंने आपको बताया, by a covalent bond, while the fourth valency is free, which is able to move within the crystal lattice. और यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस क्रिस्टल लेटिस के अंदर मूव करते हैं, जिस वजह से ग्रेफाइट क्या बनता है, it becomes what? It becomes soft. फिर इसके बाद इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, आई होप कि आपने इसका स्ट्रक्चर देखा, आपको इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज आप खुद समझ आएंगे। सबसे पहले हाउ इट अपीयर्स, ये डार्क होता है, इट इज डार्क ग्रेइश ब्लैक ओपेक सब्सटेंस। देखिए एक ही सेंटेंस में आप इसकी अपीयरेंस बता सकते हो, इट इज डार्क ग्रेइश ब्लैक ओपेक सब्सटेंस। ये हो गई इसकी अपीयरेंस। इसकी डेंसिटी, ये भी भारी होता है, इसमें भी मास पर यूनिट वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है। लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, अगर हम इसको कंपेयर करें डायमंड के साथ, तो कंपैरेटिवली डायमंड से इसकी जो डेंसिटी वो लो होती है, इट हैज लो डेंसिटी, बट एज कंपेयर टू डायमंड कितनी कम होती है इसकी जो डेंसिटी, वो 2.51 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। वहां पे आपने देखा इट इज 2.50 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, वहां पे आपने देखा 3.51 ग्राम्स। तो आप खुद ही अंदाजा कर सकते हो डायमंड कितना भारी होता है देन दिस ग्रेफाइट। इट इज सॉफ्ट and it is slippery substance, ये भी आपने देखा। it is electrical conductivity is high due to the presence of free electrons in its crystal structure, in its crystal lattice। और साथ में ये गुड कंडक्टर होता है, किसका, हीट का भी ये गुड कंडक्टर होता है। इसके बाद इसका भी मेल्टिंग पॉइंट वो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें अगर हम बॉन्ड देखेंगे, यहाँ पे कार्बन एटम का साइज छोटा है और कार्बन के साथ जो बॉन्ड बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, उस छोटे साइज की वजह से कोवलेंट बॉन्ड भी स्ट्रांग होता है और इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमने बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, जो इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट फिर आपने बताना है क्या होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट वो हमने पहले लिखा है, इट इज हाई।
ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, और इसका मेल्टिंग पॉइंट वो 3300 केल्विन के बराबर होता है। फिर इसके बाद सॉल्युबिलिटी, जैसे डायमंड में आपने बताया, डायमंड के अंदर आपने बताया उसकी सॉल्युबिलिटी वो किसी सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट नहीं होता है। इन द सेम वे जो ग्रेफाइट होता है, इट डजंट रिएक्ट विद एनी सॉल्वेंट, सो इट इज इनसॉल्युबल इन ऑल सॉल्वेंट्स। एंड इन द सेम वे जैसे आपने वहां पे डायमंड में बताया कि जब डायमंड को हम स्ट्रांगली हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो सारा डायमंड कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड में। यहां पे भी अगर हम ग्रेफाइट को स्ट्रांगली हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमारा ग्रेफाइट ये कन्वर्ट होगा किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में, एंड नथिंग इज लेफ्ट बिहाइंड एज अ रेसिड्यू। तो इट कंफर्म्स दैट आवर ग्रेफाइट इज आल्सो मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एटम्स। तो ये हो गए इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज। नाउ इसके बाद यूजेस ऑफ ग्रेफाइट, व्हाट आर द डिफरेंट यूजेस ऑफ ग्रेफाइट। इसमें पहला यूज, इट इज यूज्ड एज लुब्रिकेंट। तो आपने फिजिकल प्रॉपर्टी में बताया डायमंड, ये ग्रेफाइट ये सॉफ्ट होता है, तो उस सॉफ्टनेस की वजह से ये स्लिपरी होता है, उस स्लिपरी की वजह से इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, इट इज यूज्ड एज लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट हम किसको बोलते हैं, जो फ्रिक्शनल फोर्स को कम करता है। ये जो मशीन के अंदर जो डिफरेंट पार्ट्स एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आते हैं, तो जब कांटेक्ट में दो चीजें आते हैं वहां से हीट प्रोड्यूस होती है, तो उस हीट की वजह से मशीन के अंदर वियर एंड टियर होता है। तो उस वियर एंड टियर को कम करने के लिए हम उन मशीन्स के पार्ट्स के बीच में एक लेयर डालते हैं। वो लेयर किसकी लगाते हैं, ग्रेफाइट के लगाते हैं, बिकॉज इट इज स्लिपरी। जब ये स्लिपरी होता है और साथ में इसका जो मेल्टिंग पॉइंट वो भी बहुत ज्यादा होता है, ये बहुत ज्यादा हीट बर्दाश्त कर लेता है, तो हमारे मशीन के पार्ट्स को ये बचाता है। इसके बाद इट इज यूज्ड इन पेंसिल लेड्स, एज इट मार्क्स द पेपर ब्लैक, पहले ही बताया, दैट इज व्हाई दिस ग्रेफाइट इज यूज्ड इन पेंसिल लेड्स। It is used in making electrodes, as this graphite is good conductor of electricity, that is why the graphite is used in electrodes for dry cells। जो हम dry cells यूज करते हैं, यहाँ पे आप देखिए ड्राई सेल्स के बीच में जो रॉड होती है ये किसकी बनी हुई होती है, इट इज मेड अप ऑफ द ग्रेफाइट। दीज आर द पेंसिल लेड्स, यू कैन सी हियर। इसके बाद कार्बन ब्रशेस ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, जो हमारे इलेक्ट्रिक मोटर्स होते हैं, जो जिनको कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चाहिए, तो उन इलेक्ट्रिक मोटर्स को हम कैसे वो कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई देते हैं, बाय द यूज ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट, दीज आर कॉल्ड एज कार्बन ब्रशेस। और ये जो कार्बन ब्रशेस होते हैं ये कंटैक्ट रहते हैं किसमें, किसके साथ, मोटर के साथ, और उस मोटर को कंटिन्यूअस सप्लाई देते हैं इलेक्ट्रिक करंट के। और ये जो कार्बन ब्रशेस होते हैं ये किसके बने हुए होते हैं, ये ग्रेफाइट के बने हुए होते हैं। इट इज यूज्ड इन मेकिंग ब्लैक पेंट, जो हम कलर यूज करते हैं, या प्रिंटर्स इंक जो हमारी होती है वो भी हम किससे बनाते हैं, वो भी हम ग्रेफाइट से बनाते हैं। या इट इज यूज्ड एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर हम यूरेनियम 92-235 फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं, जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसे बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है। अगर उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट को हम वहां पे कंट्रोल नहीं करेंगे, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स को वहां पे स्टॉप नहीं करेंगे, तो वहां पे चेन रिएक्शन होगी, वो बहुत ज्यादा नुकसान वहां पे कर सकता है। तभी क्या किया जाता है, उन न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर मॉडरेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये मॉडरेटर्स भी ग्रेफाइट के बने हुए होते हैं, और इन ये मॉडरेटर्स का काम होता है वहां पे जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स होते हैं उनको रोकना होता है। तो इसके बाद एक और दिस थर्ड एलोट्रॉपिक फॉर्म, क्रिस्टलिन एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन हैज बीन रिसेंटली डिस्कवर्ड बाय 3 साइंटिस्ट्स। उनका नाम है, एक का नाम है H.W. क्रोटो, R.F. कर्ल एंड R.E. स्मेली इन द ईयर 1985। कैसे, बाय द एक्शन ऑफ लेजर बीम। ये सैंपल ले रहे हैं ग्रेफाइट का वेपर स्टेट में, और उसी सैंपल के ऊपर ये क्या डाल रहे हैं, मान लीजिए ये उन्होंने एक सैंपल लिया किसका, ग्रेफाइट का सैंपल किसी कंटेनर में लिया, और ये जो ग्रेफाइट का सैंपल है किस स्टेट में लिया, वेपर स्टेट में लिया। इसी सैंपल के ऊपर वो क्या पास कर रहे हैं, इसी सैंपल के थ्रू वो क्या पास कर रहे हैं, वो पास कर रहे हैं लेजर बीम, हाईली एनर्जेटिक रेज वो इस पे डाल रहे हैं। तो यहां पे इनको तीसरी क्रिस्टलिन एलोट्रॉपिक फॉर्म कार्बन की मिली, जिसको हम फ्लोरीन्स कहते हैं। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रेफाइट, diamond and fluorines? All the 3 allotropic forms are the physical forms of the carbon। एक तो इनमें सिमिलरिटी है, मगर अगर हम डिफरेंस देखेंगे ग्रेफाइट, डायमंड और फ्लोरीन्स की, ग्रेफाइट, डायमंड दे आर कंसिडर्ड एज मैक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो मॉलिक्यूल्स का मतलब बड़े मॉलिक्यूल्स, यानी उनके मॉलिक्यूल्स के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं, थाउजेंड्स, लेक्स के अंदर कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। व्हाइल इन दिस केस
जो हमारा फ्लोरीन का मॉलिक्यूल होता है, छोटा मॉलिक्यूल होता है, इसके अंदर लिमिटेड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं, रेंजिंग फ्रॉम C32 टू C900। यानी इनके मॉलिक्यूल के अंदर मिनिमम कितने हो सकते हैं 32, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 900 हो सकते हैं। तो ऑन दैट बेसिस जो हमारे फ्लोरीन्स होते हैं, दे आर कंसिडर्ड एज माइक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो मॉलिक्यूल्स, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो मॉलिक्यूल्स, माइक्रो मॉलिक्यूल्स इस वजह से कहते हैं क्योंकि इनके क्रिस्टलेट्स के अंदर less number of carbon atoms present होते हैं। So it was discovered by H.W. Kroto, R.F. Curl, R.E. Smelly in the year 1985 by the action of laser beam on the sample of graphite in vapor state। बाद में इन तीनों साइंटिस्ट्स को इस डिस्कवरी पे क्या मिला, इनको नोबेल प्राइज मिला। इट इज एक्चुअल नेम इज स्पाइरोइडल, ये याद रखिएगा, इट इज एक्चुअल नेम इज स्पाइरोइडल कार्बन केज मॉलिक्यूल। क्यों इसका ये नाम दिया गया? क्योंकि जब हम इनके स्ट्रक्चर्स में देखते हैं, जो ये कार्बन एटम्स होते हैं, ये केज लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो पिंजरा जैसा बनाते हैं, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ऑन दैट बेसिस द फ्लोरीन्स आर आल्सो कॉल्ड एज स्पाइरोइडल कार्बन केज मॉलिक्यूल्स। फिर इसके बाद इनका स्ट्रक्चर मैंने पहले ही बताया, it is considered as a micromolecule as the crystallets of fluorines they contain less number of carbon atoms. A crystallets of fluorines can have about 30 to 900 atoms। वहां पे मैंने 30 बताया, तो it is actually 32 to 900 atoms of carbon atoms। Each molecule has these atoms। हर एक मॉलिक्यूल के अंदर आपके पास कोई फ्लोरीन है, तो उस फ्लोरीन में 32 कार्बन एटम्स है। इसमें जो 32 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं, वो कैसे अरेंज होते हैं? दे आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ हेक्सागन्स एंड इन द फॉर्म ऑफ द पेंटागन्स। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये कौन सा स्ट्रक्चर है? दिस इज हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। यहाँ पे आप देख सकते हो ये कौन सा स्ट्रक्चर है? दिस इज पेंटागोनल स्ट्रक्चर। तो इनके मॉलिक्यूल्स के अंदर कार्बन एटम्स का कैसा अरेंजमेंट होता है? इट इज समवन लाइक दिस, हेक्सागन्स एंड पेंटागन्स के अंदर ये कार्बन एटम्स यहाँ पे अरेंज होते हैं। इसके बाद द फर्स्ट फ्लोरीन C60 इट वाज आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड बाय एन अमेरिकन आर्किटेक्ट। उस अमेरिकन आर्किटेक्ट का नाम था रिचर्ड बकमिस्टर फॉलर इन द ईयर 1985। तभी इसका नाम क्या पड़ा है? फ्लोरीन्स, क्योंकि जो पहला आर्टिफिशियल फ्लोरीन था, इसको डिस्कवर किया था एक अमेरिकन आर्किटेक्ट था, नाम था उसका रिचर्ड बकमिस्टर फ्लोरीन, जिसकी फॉर्मूला C60 हम लिखते हैं। तो उसी फ्लोरीन को डिस्कवर किया इस साइंटिस्ट ने, तो उस वजह से इसका नाम हमने क्या दिया, या इसको क्या बोलते हैं? इसको बकमिस्टर फ्लोरीन भी बोलते हैं या फ्लोरीन्स भी बोलते हैं। द आर्टिफिशियल फ्लोर इज आल्सो कॉल्ड एज बक्की बॉल्स। आप यहाँ पे देख सकते हो, इसकी जो शेप वो फुटबॉल जैसी होती है या बक्की बॉल जैसी होती है। फिर इसके बाद इसकी ऑकरेंस ये हमें कहाँ पे मिलता है? ये जो फ्लोरीन थर्ड क्रिस्टलिन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, ये हमें मिलता है कार्बन रिच रॉक्स के अंदर, कार्बन रिच रॉक्स, ऐसे पत्थर जिनके अंदर कार्बन की परसेंटेज ज्यादा होती है। यहां पे आपको ये मिलेगा नंबर सेकंड, ये आपको मिलता है इंटरसिटिलर पोजीशंस पे। इंटरसिटिलर पोजीशंस कौन से पोजीशंस होते हैं? These are the positions which are present in between stars। stars के बीच में जो positions होते हैं, the positions is called as, the position is called as interstellar position। वहां पे आपको ये फ्लोरीन्स मिलते हैं। इसके बाद ये जो फ्लोरीन्स ये आपको मिलते हैं in the form of the soot। ये जो सूट ये कहाँ पे आपको मिलता है? ये आपको मिलता है चिमनी के अंदर, जो धुआं होता है, आप उस चिमनी के अंदर हाथ डालिए, फिर आपके हाथ के ऊपर वो ब्लैक कलर की कुछ वो कोटिंग लगेगी, उसी को हम सूट कहते हैं। उसी ब्लैक कलर की इस सूट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? थर्ड एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन व्हिच इज कॉल्ड एज फ्लोरीन्स। फिर इसके बाद इसकी प्रॉपर्टी, चूंकि हाल ही में रिसेंटली ये डिस्कवर हुआ है, तो ज्यादा इसके बारे में ज्यादा प्रॉपर्टीज पता नहीं है। इट इज डार्क सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, इट डजंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, सो इट एक्ट्स एज एन इंसुलेटर। इसके बाद इट इज इनसॉल्युबल इन ऑल सॉल्वेंट्स लाइक डायमंड एंड ग्रेफाइट। नीदर इट इज हार्ड नॉर सॉफ्ट। इसकी जो प्रॉपर्टी इन बिटवीन डायमंड एंड ग्रेफाइट है। फिर इसके यूजेस, तो रिसर्च चल रही है, अभी जो यूजेस सामने आए हैं इसमें एक दो यूजेस आपको बताएंगे। इट इज यूज्ड इन कैंसर एंड एड्स थेरेपी। कहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है इस फ्लोरीन का? तो मेडिकल इसका इस्तेमाल है। मेडिकल इसका यूज कहाँ पे? इट इज यूज्ड इन कैंसर एंड एड्स थेरेपी। इट हेल्प्स इन इंप्रूविंग एंटीवियर एंड एंटी फ्रिक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ लिब्रिकेटिंग ऑयल। लिब्रिकेटिंग ऑयल्स के साथ इस फ्लोरीन को ऐड किया जाता है, सो दैट उस लिब्रिकेटिंग ऑयल की जो एंटीवियर या एंटी फ्रिक्शन प्रॉपर्टीज वो इंप्रूव हो जाए। फिर इसके बाद इसमें हमारा एक और टॉपिक आता है, इसमें बहुत सारे अभी टॉपिक्स पेंडिंग है। अगर हम इसी सेशन में इन सारे टॉपिक्स को पढ़ाएंगे तो जो वीडियो हमारा ये बहुत लंबा हो जाएगा। फिर आप
देखते देखते बहुत बोर हो जाओगे, तो आप पूरा इस वीडियो को नहीं देखोगे। तो इसलिए हमने यहाँ पे डिसाइड किया है कि हम इस कार्बन एंड इस कंपाउंड्स के चैप्टर को 2-3 पार्ट्स में आप तक लाएंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नए सेशन में इसी चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।